नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 177वीं 177th कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिट इंडिया मूवमेंट, इसकी सफलता सार्थकता की दिशा में आज के दिन हम संकल्प लेकर के शारीरिक और मानसिक दृष्टि से एक स्वस्थ भारत का विकास करने में अपना योगदान दे सकें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। भारतीय विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह की सरस्वती वंदना के माध्यम से। प्रियंका जी शिक्षण में आने से पहले रेडियो उद्योग से जुड़ी हुई थी। आरजे प्रियंका के रूप में आप अपने शोज करती रही हैं और इसके अतिरिक्त मीडिया संबंधी अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ आपका गहरा जुड़ाव रहा है। रेडियो पॉडकास्टिंग आपका इस समय शोध अनुसंधान का क्षेत्र है। प्रियंका जी शिक्षण में आने के बाद एक शिक्षक की जो अकादमिक जिम्मेदारियां हैं, उनके निर्वहन के साथ साथ अपने कॉलेज की, अपने इंस्टीट्यूट की जनसंपर्क गतिविधियों का एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी संचालन कर रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। Thank you so much, sir. So by this, we are very pleased to welcome you all in this our 177th webinar of Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly channel considered as the lighthouse of media professional, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer and Management, New Delhi, Paschim Bihar, which is a 60-year-old institution, have joined hands together to organize media lecture series in online mode. Today, we are going to discuss on the topic खेल, संस्कृति और स्वास्थ्य, पारंपरिक खेलों की त्रिवेणी, under which we cover and going to discuss various aspects related to importance of sports, health, lifestyle, cultural diversity, and many more. So before moving ahead, let's remember Maa Saraswati through this one. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूले होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूले होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ की यह यात्रा जो आज 177वीं कड़ी में पहुंच गई है, लगभग 5 वर्ष की हमारी ये यात्रा एक वैचारिक यज्ञ जिसे हम मानते हैं, एक वैचारिक अभियान जिसे मानते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 450 से अधिक एक्सपर्ट्स, चाहे वो मीडिया है, मीडिया के अलग अलग डिसिप्लिन है, इसके अलावा शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, थिएटर, विज्ञापन, जनसंपर्क, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, न जाने कितने क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और इन सारे डेलिब्रेशंस को हम रिकॉर्ड कर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, ताकि जो मित्र अपने समय की प्रतिकूलताओं के कारण ये कार्यक्रम ज्वाइन नहीं कर पाए, वो अपने सुविधा के अनुसार इन सारे कार्यक्रमों को, विचारों को सुने, समझे और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें।
कम्युनिकेशन टुडे पिछले लगभग 3 दशक से निकलने वाली एक ऐसी पत्रिका जिसने एक प्रयास किया मीडिया के क्षेत्र में जो शोध अनुसंधान किया जा रहा है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, उसे इस पत्रिका के माध्यम से, जर्नल के माध्यम से हमने एक छोटा सा मंच देने का प्रयास किया। हमारी वेबसाइट communicationtoday.net, इस पे उन सारे अंकों को आप देख सकते हैं, हमारे सारे जो डेलिब्रेशंस हैं उनको आप देख सकते हैं। 13 विशेषांक हम इस पत्रिका के निकाल चुके हैं। तो ये जो अकादमिक यात्रा कोविड के पृष्ठभूमि में शुरू हुई, 100 वेबिनार कम्युनिकेशन टुडे ने किए और 101वीं वेबिनार हमने भारतीय विद्यापीठ के साथ मिलकर के की, और ये प्रसंग बना वहां के डायरेक्टर प्रोफेसर एमएन हूडा की के एक इनिशिएटिव से। जब मैं 2 साल पहले उनके पास गया एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उन्होंने आमंत्रित किया था, और वहीं शाम को जब हम भोजन पर बैठे हुए थे, डिनर के दौरान ये बात निकली और हमने 101वीं वेबिनार को साथ में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। और आज हम उस कड़ी में 77वां जो ये एपिसोड है ये हम कर रहे हैं। मित्रों, आप सबने एक कहावत सुनी होगी बचपन में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। शायद खेलना कूदना बच्चों के भविष्य को लेकर के कहीं एक चिंता पैदा करता था और पढ़ाई में ध्यान रत रहने के लिए कहने की परंपरा थी, लेकिन ये धारणाएं अब पूरी तरह से उलट चुकी हैं और खेलों के प्रति जिस तरह से एक प्राथमिकता का भाव देशव्यापी वैश्विक स्तर पर जागृत हुआ है, और नई शिक्षा नीति में तो जो हमारा प्राइमरी क्लास है, जो बल्कि जो आपके बिल्कुल शिशु लेवल पे जो पढ़ाई हो रही है, वहां भी फिजिकल फिटनेस को लेकर के बहुत अधिक ध्यान देने की बात की गई है। ऐसी स्थिति में 29 अगस्त का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी संभवतः इस बात से परिचित होंगे, ये दिन हॉकी के महान खिलाड़ी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, मेजर ध्यानचंद की याद में एक तरह से उनके सम्मान में ये घोषित किया गया है 29 अगस्त उनका जन्मदिन है। आज अनेक समाचार पत्रों के पृष्ठों में विशेष सामग्री छपी है, ऐतिहासिक फोटोग्राफ से लेकर के न जाने भारतीय खेल जगत की कितने संदर्भों के माध्यम से दिन को याद किया है। वस्तुतः ये दिन एक तरह से खेलों के प्रति जागरूकता, शारीरिक स्वास्थ्य और खेल भावना। हमारे यहाँ तो जो मानसिंह स्टेडियम है, वहां मैंने देखा बचपन में एक बहुत बड़ा वो लगा हुआ है बैनर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन है, खेल खेल की भावना से खेलो। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात जो हम करते हैं, उसके पीछे जितना ये गहरा अनुशासन का भाव छिपा है, शायद खेलों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, ये हमें एक टीम स्पिरिट या अनुशासन का भाव जो है वो सिखाती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं आज के इस आभासी दुनिया में, आज के इस डिजिटल माध्यमों के प्रति बच्चों की और युवाओं की बढ़ती जो एक तरह से एडिक्शन है, उसमें खेलों का कितना महत्व है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, न जाने कितने ऐसे पुरस्कार हैं जो खेलों के प्रति सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को एक प्रतीकात्मक दृष्टि से प्रोत्साहन हमें देते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गौरव और हमारी एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक बनाते हैं। वर्तमान सरकार ने जिस तरह से खेलों के प्रति जागरूकता का भाव पैदा किया है, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट, और भी मेरे ख्याल नवंबर में जयपुर में ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और आज के दिन देश के अलग अलग अंचलों में कितनी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं साइकिलिंग की प्रतियोगिता हो रही है, कहीं मेजर ध्यानचंद की स्मृति में हॉकी के गेम्स जो हैं वो खेले जा रहे हैं। 1 घंटा खेल के मैदान में, ये थीम दी गई है अब की बार इस खेल दिवस के ऊपर। क्यों नहीं इस तरह का दिन मनाया जाए मेजर ध्यानचंद जैसी शख्सियत। आप कल्पना कीजिए, जब जर्मनी को हमने हराया, फ्रेंडली मैच में तो हम जर्मनी से हार गए थे, लेकिन जब ओलंपिक के स्वर्ण पदक के लिए जर्मनी से मैच हो रहा था, तो यदि मुझे सही याद है तो 8 के मुकाबले 1 गोल से हमने जर्मनी को परास्त किया। तब जर्मन का वो तानाशाह हिटलर मेजर ध्यानचंद के खेल को देख करके चमत्कृत रह गए। हमने तो यहां तक सुना है, पता नहीं किंवदंती है कि सत्य है, कि वो ऐसा कहते थे कि उनके हॉकी स्टिक में कोई जादू है और बॉल चिपक जाती है उनके उसके साथ, हॉकी के साथ, और वो फिर ध्यानचंद के नियंत्रण में रहती है। तो एक इस तरह का जो खिलाड़ी, जिसके पास कोई उस तरह की ट्रेनिंग नहीं, कोई उस तरह के मैदानों का उस तरह का अनुभव नहीं,
एक साधारण सा परिवार। वो आज एक फोटो छपी अखबारों में, मैंने देखा कि वो जब जीत के आ रहे थे तो अपना संदूक उठा करके खुद लेकर के आ रहे थे। ओलंपिक्स में खेलने के लिए पैसा नहीं था, बैंक से ऋण लिया उन्होंने। उसके बाद तो उनके मित्रों ने सामूहिक रूप से जीतने के बाद चुका दिया उस ऋण को। तो एक ऐसे महान खिलाड़ी जिनके बेटे ने, अशोक कुमार ने, वो तो अभी भी जहां तक मेरी जानकारी है झांसी में रह रहे हैं। और उनके घर में एक मेरी स्टूडेंट गई थी वहां कुछ रिसर्च के सिलसिले में, डॉक्टर स्मिता मिश्रा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। वो जब वहां गई एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में, तो उन्होंने जब उस हॉकी को पकड़ा जिससे ध्यानचंद खेलते थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो रोम रोम कितना पुलकित हो उठा होगा। तो एक ऐसे महान खिलाड़ी की याद में ये दिन मनाया जाता है। तो हम भाग्यशाली हैं कि आज के दिन एक ऐसी महान आत्मा को हम याद कर रहे हैं उनके खेल के माध्यम से, जिसने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने पूछा कि तुम भारत की सेना में तुम्हारा कौन सा पद है, तो वो साधारण सिपाही थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जर्मन से खेलिए, सेना में तुम्हें ये रैंक दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं तो इसी स्थिति में भारत के साथ खेलूंगा। ये राष्ट्रीयता की भावना आजादी से पहले। तो ये इस प्रकार के जो चरित्र हमारे सामने हैं, उनके प्रति अपनी ये भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें ये संकल्प लेना होगा, खेलों की दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से हमने चमत्कारिक प्रदर्शन किए हैं, कई खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे वो एथलेटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरे खिलाड़ी हो, दूसरे गेम्स हो। लेकिन उसके बावजूद अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। सरकार ओलंपिक्स को हमारे यहाँ आयोजित करने के लिए भी प्रयत्नशील है। हो सकता है अगले से अगला ओलंपिक है वो हमारे देश में आयोजित हो जाए, जिस तरह के प्रयत्न चल रहे हैं। ये सब समय पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो हम सबको मिलकर के संकल्प लेना है कि हम किस तरह से खेलों के माध्यम से हमारी उस सांस्कृतिक यात्रा को, हमारे उस स्वस्थ जीवन शैली को, और साथ में खेलों को, जो त्रिवेणी की बात हमने की है, वो उसी दृश्य को, उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, त्रिवेणी का जो पवित्र भाव हमारी संस्कृति में निहित है, तो शायद इस विषय के साथ भी आज वही भाव जुड़ा हुआ है। आज के इस आभासी दुनिया में हम धीरे धीरे हमारे पारंपरिक खेलों को भूलते जा रहे हैं। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कंचे खेलते थे, जेबों में कंचे भर के, और वो एक छोटी सी वो बना लिया करते थे, मिट्टी खोद के, क्यारी सी छोटी सी, पता नहीं उस समय क्या कहते थे। और वहां जिस तरह से आंखों का निशाना बना करके वो कंचों से मारते थे, और किस तरह से हम हाथों से, उंगली से उनका वो कंचे खेलते थे, और टच हो जाए तो हम कंचे जेब में भर के लाते थे। तो शाम को जब भारी जेब होती तो जीत के आते थे, खाली होती तो उदास मन से आते थे कि इतने कंचे हार गए। गिल्ली डंडा, सितोलिया, उन खेलों का जो आनंद था, फिजिकली फिटनेस के साथ साथ एक किस तरह से एक भ्रातृत्व का भाव पैदा हो जाता उन खेलों के बीच में। इंडोर गेम्स में जैसे चेस है, कैरम है, इन खेलों को लेकर कितना आनंदित होते थे। धीरे धीरे समय के प्रवाह में हम इन सारी चीजों को भूलते चले गए। तो हमने ये सोचा क्यों नहीं आज के दिन इन खेलों की जो ग्लैमरस दुनिया है उसमें कहीं, आज तो कबड्डी जैसे खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किए गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको स्पॉन्सर कर रही है, खो खो जैसे गेम जिनमें फिजिकली एक तरह से हम ट्रेंड होते थे, तो ये खेल अंततः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी धीरे धीरे अपनाएंगे। अभी इस कार्यक्रम को शुरू होने के पहले हम बात कर रहे थे गुजरात के स्वर्णिम जो यूनिवर्सिटी है, जो शुरुआत तो गांधीनगर से हुई थी, बड़ौदा के पास वो यूनिवर्सिटी चली गई है, नेशनल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। और अभी जो मेरी जानकारी है, मेरे कुछ मित्र हैं हरियाणा में, जो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, वहां भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स शुरू कर दिया गया है, तैयारी इस तरह की शुरू हो गई है, और एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। दुर्भाग्य से जो वहां शुरू किया गया था स्वर्णिम गुजरात में, वो कोर्स तो अब बंद हो गया है। लेकिन वहां पर एक हमारी स्टूडेंट है स्मृति पाड़ी, उसने करीब 200 एपिसोड बनाए थे उसके, कि जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स है उनको भी ध्यान में रखते हुए। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो हमारी परंपरागत खेल हैं, इनको किस तरह से जीवित रखा जा सके, इस धरोहर को कैसे बचाया जा सके। तो आज जब हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं विषय पर कर रहे हैं। तो इसके पहले कि मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, जो आज के हमारी मुख्य वक्ता हैं, इनका विस्तार से परिचय दूं, मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका जी से कि वे ई बुके से डॉक्टर प्रीति शर्मा का यहाँ स्वागत अभिनंदन करें। चूंकि आभासी मंच पे हैं, तो आभासी तरीके से ही हम आपका स्वागत सम्मान कर रहे हैं ई बुके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Ma'am, thank you so much, and this is the honor of respect and gratitude from BBI CAM and Communication today. Thank you so much, ma'am. और जैसा कि हम हमारे हर एपिसोड में इस बात को रेखांकित करते हैं
कि जिस प्रकार हम फूलों की खुशबू को महसूस करते हैं, फूलों की खुशबू अपने वातावरण में जिस तरह से फैल करके पूरे वातावरण को महका देती है, तो हम इन फूलों के, पुष्पों के जो खुशबू है, सुरभि है, सुगंध है, उसको हम विचार का एक प्रतीक रूप मानते हैं कि जिस तरह से इस प्राकृतिक वातावरण में ये सुगंध फैलती है, ऐसे ही हमारे विचारों की खुशबू दिग दिगंतर में फैलती रहे। और जो विचार अभियान हमने शुरू किया है, चाहे संख्या कम हो, लेकिन जो हमारा एक भाव इसके साथ जुड़ा हुआ है, किसी तरह से हमारी उस धरोहर को, हमारी संस्कृति को, हमारी भावनाओं को हम किस प्रकार से इन संवाद के माध्यम से उन संवेदनाओं को बचाने की कोशिश करें, उन चुनौतियों पर कहीं ना कहीं विचार करें अपने विशेषज्ञों के साथ। इसी दृष्टि से आज हमने आमंत्रित किया है राजस्थान विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर प्रीति शर्मा को, जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। अभी आपके अध्यापन का लगभग 1 दशक का अनुभव, लेकिन इस 1 दशक में उन्होंने जितने कीर्तिमान कायम किए हैं, बहुत कम शिक्षकों को मुझे लगता है कि यह सौभाग्य या अवसर मिलता होगा कि किस तरह से अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का एक बहुआयामी उपयोग किया जा सके। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की खेल बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और विश्वविद्यालय की जो खेल गतिविधियां हैं, उनके प्रबंधन और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में उसकी उपाधि प्राप्त की और उसके बाद एमपीएड की जो उपाधि है वो आपने लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNIP जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, और इसी रूप में वो प्रसिद्ध है। ग्वालियर में जो ये इंस्टीट्यूट है, देश का मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। फिजिकल जो एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का वहाँ एक तरह से आगमन है और वहाँ से जो विद्यार्थी हैं वो ट्रेंड होकर के जाते हैं। वहाँ से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च जो है किया है। UGC नेट की परीक्षा आपने पास की और उसके बाद आपको एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली वो S राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस फैकल्टी में एक प्रतिष्ठित फेलोशिप के रूप में सम्मानित है। उस पर भी आपको उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य करने का अवसर मिला है। जैसा मैंने कहा, लगभग 1 दशक का आपका अध्यापन का अनुभव और करीब उसमें से 7 वर्ष आप अनेक प्रशासनिक पदों पर भी कार्य करती रही। UGC HRDC जो देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में ये है, वो टीचर्स ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम समय समय पर आयोजित करते रहे हैं। उसमें भी आपको कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी प्रमुख कमेटियां हैं जो देश में खेल नीति के निर्माण से जुड़ी हुई हैं, उसकी भी आप मेंबर रही हैं और एक तरह से प्रदेश की और देश की खेल नीति को तैयार करने में और उसकी क्रियान्विति का रोड मैप तैयार करने में आपने अपनी महती भूमिका निभाई है। शोध अनुसंधान विश्वविद्यालय शिक्षक का एक और प्रमुख दायित्व है। आपके लगभग 27 शोध पत्र देश विदेश की जो प्रतिष्ठित जर्नल्स हैं उसमें प्रकाशित हो चुके हैं। शारीरिक शिक्षा और खेलों से संबंधित आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 पुस्तकों में आपने अपने चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। आपने अनेक इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो हमारे यहाँ आयोजित किए हैं। वेस्ट जोन यूनिवर्सिटीज टूर्नामेंट जो होते हैं उसका भी आपने सफलतापूर्वक आयोजन किया है और विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत सारे कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स उनको संचालित करने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने टेलीविजन के बहुत सारे शोज में, दूरदर्शन और प्राइवेट चैनल्स, इसमें आपकी नाम लगातार उपस्थिति रहती है। बहुत सारे जो वहाँ डिस्कशंस में उसमें आप रही हैं, वहाँ बहुत सारे जो शोज हैं उनमें आपकी उपस्थित रही है। और आज खेल दिवस के अवसर पर भी जो हमारे प्रदेश का DD राजस्थान है, वहाँ पर भी आपका एक डिस्कशन कल रिकॉर्ड हुआ था जो आज रात 9:30 बजे DD राजस्थान पर प्रसारित किया जाएगा। और उसमें भी खेलों की एकता और अनुशासन, उसको लेकर के एक डिबेट है जिसमें आप हैं और एक खेल पत्रकार दिनेश शर्मा सहित 2 विशेषज्ञ और भी हैं। तो जो भी इच्छुक हो वो रात को 9:30 बजे DD राजस्थान सुन सकते हैं। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जब बजट जारी होते हैं और आप जानते हैं खेलों के लिए उसमें विशेष प्रावधान होते हैं,
तो जब भी इस तरह के बजट डिस्कशंस की जरूरत पड़ती है इस विषय से संबंधित, उसमें भी आप एक विषय विशेषज्ञ के रूप में मीडिया के साथ साथ अकादमिक क्षेत्रों में नियमित रूप से सहभागिता आपकी रही है। रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। और योग, यूं तो जैसा आपने बताया था कि लगभग 16 तरह के खेलों में आपकी रुचि रही है। बास्केटबॉल आदि खेलों में आप सक्रिय रूप से भागीदारी करती रही हैं, लेकिन अब आपने योग को अपना एक तरह से विशेष अध्ययन अध्यापन शोध का क्षेत्र बनाया है। तो आपका ये जो बहुआयामी अनुभव है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम आपके अनुभव और जो कुछ आपने क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है उस आधार पर, विशेषकर जो हमारे यहाँ परंपरागत खेल हैं वो किस तरह से स्वास्थ्य, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी एक महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और हम भविष्य के लिए किस तरह से एक रोड मैप तैयार करें, इन्हीं कुछ पक्षों को लेकर के मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रीति शर्मा से कि वे अपनी बातचीत है वो शुरू करें। डॉक्टर प्रीति शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी विस्तृत तौर पे मेरे बारे में मुझे खुद भी शायद मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। आपके मुख से सुनना तो ये बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है मेरे लिए। चलिए इसको फॉर्मली आगे बढ़ाते हुए, खेल संस्कृति और स्वास्थ्य, पारंपरिक खेलों की त्रिवेणी, आज हम सभी इस विषय पर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे, जिसको हम आज का दिवस खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, आज इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं जो हमारे विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो विश्वविद्यालय के, इसमें एक बहुत ही माने जाने रेप्यूटेड प्रोफेसर संजीव भानावत सर, जो स्वयं प्रेरणा का स्रोत है बहुत सारे हम जैसे बडिंग यंगस्टर्स के लिए, जिन्हें देख के हम सिर्फ सीखते ही नहीं प्रेरित भी होते रहते हैं कि एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसने अपने जीवन काल में, प्रोफेशनल जो काल है उसका जो टेन्योर रहा, उसमें तो उन्होंने अनेक ख्यातियां प्राप्त की ही, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है ये कभी रिटायर नहीं हो पाए। इनका रोज का ही प्रोग्राम रहता है और मैं कुछ सर के साथ ग्रुप्स शेयर करती हूँ कॉमन व्हाट्सएप पे, वहां मैं देखती रहती हूँ और हम बल्कि सभी सर को बहुत ही फॉलो करते हैं। सर, इस मंच पर आपके द्वारा बुलाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करना मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी और मुझे लगता है यही मेरा जजमेंट भी हो जाएगा आज। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्लेटफॉर्म के लिए। आपके साथ जुड़े सभी ऑर्गेनाइजर्स, जो अदर विद्युत जन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर एमएन हुड्डा जी, जो हमारे बाकी श्रोतागण हैं, उन सभी को नमन, आभार, और आप सभी का मेरी तरफ से भी मुझे सुनने के लिए हार्दिक स्वागत एवं आभार। जैसा कि हमने आज का ये जो विषय चुना, खेल, संस्कृति और स्वास्थ्य, ये तीन विभिन्न मुख्य धाराएं हैं और मुझे लगता है कि आज से बेहतर इसके लिए कोई पटल, इसके लिए कोई स्थान या जगह हो ही नहीं सकती थी, मंच हो ही नहीं सकता था जहां से हम इन तीनों धाराओं के बारे में चर्चा करें। खेल आज, अगर मैं बात कहूं, आज की जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्री है, वो बहुआयामी तौर पे बढ़ रही है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही है। पर जैसा कि आपने कहा, संजीव सर ने कहा भी, कि उसके बावजूद जो हमारे स्पोर्ट्स के रिजल्ट हैं वो उस प्रकार से नहीं आ रहे हैं। जो हमारे अंदर आत्मीयता और खेल की जो भावनाएं हैं उसमें कमी देखी गई है। तो इन सब विषयों को ध्यान में रख के मुझे लगा कि इन तीन धाराओं की अगर हम बात करें तो शायद हम वापस अपनी मुख्य धारा से भी भारत की जो आत्मा है उससे जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ हमारे बेहतर रिजल्ट आने लगेंगे। जब मैं बात करती हूँ खेलों की, तो हमें ये समझना होगा कि खेल वास्तविकता में है क्या और थे क्या, क्यों आज इनके मूल्य गिर गए हैं, क्यों वैल्यूज सिस्टम, और सिर्फ वैल्यू सिस्टम में जब बात करूं तो सिर्फ खेलों के वैल्यू सिस्टम की बात नहीं गिरी है, आज हमारे समाज के जो वैल्यू सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। आज समाज के साथ साथ हमारे जो काम करने की, जो जिम्मेवारियों के निर्वहन करने की जो वैल्यू सिस्टम था उसमें कमी आई है। और यकीन मानिए, खेल एक ऐसा माध्यम है जो सभी प्रकार की, जो इस तरीके की वैल्यू सिस्टम जो हम लूज कर रहे हैं, जो हम शिकायतें कर रहे हैं, आज जो हम समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियां देख रहे हैं, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़े हो,
कोऑर्डिनेशन नहीं है, है ना, बहुत ज्यादा शोरगुल जो फैला हुआ है, इन सब का समाधान अकेले खेल में है। और अगर इस धारा में, खेल में संस्कृति और स्वास्थ्य की बात भी जोड़ दें तो हमारे समाज की, हमारे जो भारत देश की, और इनफैक्ट भारत की ही नहीं, किसी भी पटल पे, किसी भी संस्कृति पे, किसी भी देश की आधी से ज्यादा समस्या सुलझ जाएगी। और वो कैसे, उसकी बात करते हैं। खेल है क्या बेसिकली? क्या ये सिर्फ आनंद का और खुशी देने का जरिया है? नहीं, खेल ऐसा नहीं है। खेल आपको नियमों में बांधता है। खेल सिर्फ आपको आनंदित नहीं करता है। खेल ही एक ऐसा संस्थान है जो आपको पूर्णतः शिक्षित कर सकता है, चाहे वो आपकी शारीरिक हो, सामाजिक हो, इमोशनल हो, मेंटल हो। ये सभी बातें आपने सुनी होगी। और होगा भी कैसे, मैं आपको ये भी अभी बताती। आप जब पैदा भी होते हैं ना, आपने किसी भी बच्चे को देखा हो, 6 महीने का बच्चा, इवन बच्चा पैदा होने के साथ ही कुछ ही महीनों में जो सबसे पहला कार्य करता है वो माँ का दूध पीना, खाना और खेलना। वो हाथ पैर चला के अपनी क्षमता अनुसार बचपन में ही शुरू कर देता है। वो खुश रहता है, और जैसे जैसे वो हाथों का, पैरों का मूवमेंट करता है, वैसे वैसे उसकी बॉडी ग्रो करने लगती है, यानी उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगता है। वो बच्चा जो गोद में रहता है पैदा होने के बाद, हाथ पैर चलाते चलाते, खेलते खेलते, खुश होते, गर्दन पलटते करते, वो उठना बैठना चलना सीख जाता है धीरे धीरे। तो खेल की महत्वता बहुत है। खेल आपको दायरे में बंद कर रहते हुए कैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है वो सिखाता है। खेल आपको सिखाता है कि हार कर वापस से जीतने की क्या कला है। वो आपको गिर कर फिर से उठने की ताकत देता है। खेल आपको मानसिक तौर पे तैयार करता है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। खेल कोई ऐसा नहीं है कि क्षणिक प्रभाव मिलेगा। खेल से आपको जीवन पर्यंत की सीख मिलती है। खेल आपको सिखाता है कि कैसे आप जीवन में विभिन्न रुकावटों के बाद, हम कोई भी खेल खेलते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे ओपोनेंट होते हैं। अगर हम पारंपरिक की बात करें, पारंपरिक खेलों में बहुत सारे खेल हैं, यहाँ आज बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पकड़ा पकड़ाई का खेल नहीं खेला होगा, छुपन छुपाई का खेल नहीं खेला होगा। सर ने बोला कंचे, हो सकता है कंचे ना खेले हो, लंगड़ी टांग सबने खेली होगी, स्टापू खेला होगा, वो 5 पत्थर उठा के, उतार के, और वो एक एक करके उठाना खेला होगा। ये सब चीजें, वो रुमाल झपट्टा, अच्छा वो सब नहीं है, घर बैठे हैं, हर उम्र का व्यक्ति बैठा है, अंताक्षरी किसने नहीं खेली है हम में से? ये सब खेल क्या क्या थे ये आपको मर्यादा, नियमों में रहते हुए किस प्रकार से आपको आनंदित होना है, किस प्रकार से आपको अपनी संस्कृति रखनी है, सम्मान रखना है, और बंधे रहकर भी कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। खेल वो संपूर्ण संस्थान है जो आपको सिखाता है। ये सिर्फ बातों की बात नहीं है कि आज हमने बातें की और हम बात करके भूल गए, नहीं। आज जो ये सिस्टम में कमी आ रही है, आज जो हमें खेल के वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आज जो हम शिकायत करते हैं कि हमें हम इतने करोड़ लोग हैं और उसके बावजूद, इतनी जनसंख्या के बावजूद भी हमारे पिछले ओलंपिक्स में सिर्फ 7 मेडल रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी रही, कहीं ना कहीं अथक प्रयासों के बावजूद कुछ कम रह गया जो नहीं हो पाया। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे पास हॉकी में खेलों के मैदान में खेलने के लिए जूते नहीं हुआ करते थे, प्रॉपर स्टिक नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद हमने 1928 से लेके लगातार 6 गोल्ड मेडल लिए ओलंपिक्स में। और उसके अलावा मतलब कहाँ बदलाव, कहाँ आया? बदलाव आया तब जब हमने अपनी संस्कृति, अपने खेल और अपनी मूल भावना जो है, जब हमने जड़ों को छोड़ना शुरू किया। और ये तो हम सभी जानते हैं, जो पौधा, जो शाखा, जो पत्ती अपने जड़ को छोड़ती है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जाती है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। और शायद मुझे लगता है कि अभी की जो सरकार है, अभी जो पीएम मोदी जी हैं, या राज्यवर्धन सिंह राठौर, अगर मैं अपने ही राज्य राजस्थान की बात करूं, खेल मंत्री की, तो शायद ये लोग इस मूल की, इस जड़ को की जो ताकत है उसको पहचानते हैं, और इसलिए आज इस पे इतनी बात की जा रही है, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस वजह से, जिसका रिजल्ट जो है आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिलेगा बेहतर।
तो ये लंबी चर्चा होगी। तो खेल संपूर्ण संस्थान है। खेलों के साथ संस्कृति क्या है? संस्कृति एक ऐसा एक ऐसा परिदृश्य है, वो नियम है, वो बातें हैं जो कि बताती हैं कि हम किस समाज को बिलोंग करते हैं। वो हमारी पहचान है। पारंपरिक क्या है? व्हाट इज परंपरा, या परंपरा है क्या? बेसिकली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। जो खेल मेरे दादू ने खेला, वो खेल मेरे पिता ने खेला, वो खेल कहीं ना कहीं मैंने भी खेला। कुछ नियमों में बदलाव हुए, पर अंताक्षरी, वो पत्थर फेंक, बाकी जो खेल थे विभिन्न सितौलिया, कई सारे जो खेल है वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तलवारबाजी, राजस्थान में ऊंटों का रेस मेलों के दौरान जो ये विभिन्न प्रकार की जो नृत्य कलाएं हुई, उसके साथ साथ तलवारबाजी, ये सब क्या, ये पूर्वजों से पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती है। घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये कुछ इस प्रकार के खेल हैं जो हमारे वैदिक काल से चले आ रहे हैं, और आज हम उसमें उस स्तर पे पारंगत नहीं हो पाए जिसमें हमें होना चाहिए था। जिस वजह से जो हमारी जड़ें हैं या जो हमारा मूल आधार था वो छूटता चला गया। जब हम खेल खेलते हैं, जब हम संस्कृति के दायरों में रहते हैं, और खेल क्योंकि शारीरिक गतिविधि है, मानसिक गतिविधि है। सर ने कंचे का एग्जाम्पल दिया कि कंचे से एक छोटी सी जगह में बहुत ध्यान से देख के, क्या हम सभी ने कभी सोचा कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो हमें जाने अनजाने में पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने को मिलती रही। हमने लंगड़ी टांग खेली, हमारे दोनों पैर है लेकिन पकड़ के एक पैर पे कूद रहे, क्या ये अवरोध नहीं था? हम पकड़ा पकड़ाई खेल रहे, हम रस्सा कस्सी कर रहे हैं। एक अपोनेंट का ग्रुप है, 10 लोग खींच रहे हैं, 10 लोग इधर खींच रहे हैं, क्या सिर्फ रस्सी खींच रहे हैं? नहीं, ये हमें सिखा रहा है कि जीतना है और गिर के उठे, और आप हार जाओ, मैं तय कर सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ कि आप एक गेम जो हार गए ना, आप कभी उसको हारोगे नहीं। आप कहोगे एक और बार खेल लेते हैं, एक बार और खेल लेते हैं। वो जब तक वो जीत ही जो है ना, आप हार से हारते नहीं हो, आप हार से सीखते हो और फिर उठ के दोबारा शुरू हो जाते हो। यही खूबसूरती है खेलों की, कि हमने कभी गिर के पड़े रहना नहीं सीखा। किसी खिलाड़ी में, आपको किसी कोच में, खेल से जिस भी व्यक्ति का संबंध है वो कभी गिर के पड़ा रह ही नहीं सकता। उसको दोबारा उठने का अंदर है, वो दोबारा उठेगा, दोबारा लड़ेगा, दोबारा तय करेगा, तब तक करेगा जब तक कि वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, जीत नहीं जाता। ये खेलों की खूबसूरती है। और जब हम इतनी मानसिक रण, ये जो हमने खेलों की बात की, इसी में जैसे चेस जैसे गेम है, रणनीति है, आप जब स्टापू करते हो, पत्थर मांगते हो, आपस में तय करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, रणनीति तैयार करते हो। तो जब आप शारीरिक गतिविधि के साथ साथ आप मानसिक रणनीति कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ वो जो ताना बाना आपने बुन के तय किया है कि हम 5 लोग एक टीम में हैं, वो 5 एक टीम में हैं, आप उस टीम में रहना, उस सामाजिक जो विभिन्न ताना बाना है, चाहे वो आपको पसंद हो ना पसंद हो, पर टापू के लिए पत्थर ढूंढ के उसको देना है तो आप देंगे। तो शब्द यानी कि आप अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठ के खेलों के माध्यम से अलग अलग लेवल की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल हुआ, ये सारी चीजें सीखते हुए आप क्या कर रहे हैं? एट द एंड आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। आपको पता नहीं चला, शाम को आधा घंटा आपने आज ट्रैक में 400 मीटर की जब रनिंग होती है तो आपको तय करना पड़ता है कि 400 मीटर भागना पड़ता है, और वो ग्राउंड देख के बहुत सारे लोग जो हैं, जो खेलों से नहीं जुड़े, इनफेक्ट मैं सच कहूं तो बहुत सारे खेलों से जुड़े हुए लोग भी घबरा जाते, कह रहे यार 400 मीटर का चक्कर कौन लगाएगा। लेकिन वही जब आप पकड़ा पकड़ाई खेलते हैं, आपको कोई मीटर याद नहीं रहता, आपको बस एक खुला हरा मैदान रहता है और आप दौड़ते रहते हैं जब तक आपको पीछे घर से आवाज नहीं आ जाए कि बहुत शाम हो गई, अंधेरा हो गया, चलो घर चलो वापस। रात में पैरों में दर्द हो रहा है, मस्त माए मालिशें कर रही हैं आपको यहाँ। लेकिन जब हमने उन वैल्यूज को छोड़ दिया तो हमने अपने आप को सीमित कर लिया। हमने तय कर लिया कि अब हमें ये 400 मीटर ही भारी लग रहा है, हम शॉर्टकट्स में उतर गए। हम पदक की जब बात करते हैं, पदक लेने में समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आप अपने मूल्यों को छोड़कर आप कितनी भी ऊंचाई पे उठ जाइए, यदि आपने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, संस्कृति को छोड़ दिया, तो आपको सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत आवश्यक है
और इन्हीं बातों को मुझे लगता है यही सोचकर, इसी सोच के साथ, और यही मेरे दिमाग में है कि यदि खेल है तो स्वास्थ्य निश्चित तौर पे आपके साथ है। अगर इसके साथ आपने संस्कृति को जोड़ दिया तो आपकी त्रिवेणी आपके घर है। वो जो गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी, जिसमें कभी कभी ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे योग बन जाते हैं, तो वही गंगा जमुना और त्रिवेणी का जो, उसका जो सरस्वती का जो संगम, जिसको हम त्रिवेणी घाट कहते हैं, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में आप जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो उसको संगम कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर खेलों को, स्वास्थ्य को और संस्कृति को जोड़ दें और सही समय पे सही जगह परफॉर्मेंस दे दें, तो आप जो संगम चाहते हैं मेडल्स का, आपको वो भी समय पे मिल जाएगा। इस तरह से, और इसीलिए पारंपरिक जो खेल हैं उनको हम ये कहते हैं कि ये त्रिवेणी है। मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको। कबड्डी का खेल कितने समय से खेला जा रहा है। ये मलखम, योग और युद्ध कला के जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशन है। मलखम भी छोड़िए, महाभारत काल में भीम को ये जो है गदा का, और जो ये मल्ल युद्ध, ये जो युद्ध हुआ करते थे, जो रेसलिंग हुआ करती थी, ये तब से चली आ रही है। उसके कितने फायदे थे। आपको फिजिकल बेनिफिट मिल रहा है, आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिल रहा है। आज रेसलिंग अप्रूव्ड है ओलंपिक गेम्स में, अगर आप वहां परफॉर्म करते हैं आपको मेडल भी मिल रहा है और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये फायदा है पारंपरिक खेलों को खेलने का, कि यदि हम इसको जोड़ लिया, यदि आज का जो एरा है, पिछले मुझे लगता है कुछ एक दशक में जो हुआ है, हमारे यहाँ लाइफस्टाइल इतनी फास्ट पैक्ड हो गई, हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हम अपने ही बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि हमें स्लो होने की आवश्यकता है, या हम नौकरी ना करें, या हम पढ़ाई ना करें, पर उसके साथ साथ हम खेलना ना भूलें। खेल हमारे जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। हम खेल को इसलिए ना खेलें कि हमें खेलना है, नहीं, ये जीवन शैली का हिस्सा। जैसे नहाना धोना खाना पीना जो रूटीन की क्रिया है, आप अपने लिए कोई 1 घंटा तय करें। पहले के टाइम पे तय हुआ करता था, शाम को 4 बजे कोई बच्चा घर में नहीं मिलेगा, सब भाग जाते थे। माए 6 बजे के बाद अंधेरा होती ढूंढती थी कि कहाँ है। पापा लोगों का डर होता था। मैं अपनी ही बात कहूँ, माय फादर हैज बीन इन अ स्पोर्ट्स, इसमें सॉरी स्पोर्ट्स कह रही हूँ, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे सर। और उनका शाम को 5 बजे ऑफिस से आने का टाइम होता था। हम घर से 3:30 पौने 4 बजे गायब हो जाते थे। 5 बजे टेंशन होती थी कि पापा आने पर हमें से, अब क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स में थी तो मुझे वो ग्राउंड भी दिखता था। फिर वो घर से आवाज आती थी कॉलोनी में कि वापस आओ, कोई लेने आता था, घर से भेजा जाता था किसी को, छोटे भाई बहन को। तो यानी कि ये जो समय था, ये समय हमें तय करना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ कि यदि आप 100% बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में क्या कर रहे हैं आप? क्या कभी साथ, एक साथ बैठ के कुछ समय कोई खेल खेल रहे हैं? खेल सिर्फ गिल्ली डंडे, इक्विपमेंट्स, औजार और इनके मोहताज नहीं है। पुराने समय में अगर आप उसमें कालों में और थोड़ा सा ऐतिहासिक तौर पे देखें तो शब्दों के खेल होते थे, वर्णमाला के खेल चला करते थे, नंबर्स के खेल हुआ करते थे। हमने खुद खेले हैं वर्ड्स के खेल। अंताक्षरी नहीं खेला, अंताक्षरी जब खेला तब खेला, वर्ड्स ढूंढो, वॉवेल्स दे दिए आपको, उन शब्दों से वो वर्णमाला आपको बनानी है, कौन कितना जल्दी बना रहा है। तो उससे कुछ मिलता नहीं था। उससे हमारी वोकैबुलरी, हमारी साइकोलॉजिकली जो मेंटल स्थिति थी, ये बेहतर हुआ करती थी। ये पारंपरिक खेलों की ताकत है। यानी अगर हम पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देंगे तो पारंपरिक खेलों के साथ साथ हम अपने खेलों को, अपने स्वास्थ्य को और अपने जो ये संस्कृति है उसको भी बढ़ावा देंगे। अब मैं बात करती हूँ आगे। क्यों पारंपरिक खेल जो है आवश्यक है? क्या स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए ही आवश्यक है? क्या सिर्फ हमारा जो इस टाइम जो गवर्नमेंट है? अच्छा, एक सर ने एक बात कही कि दशा जो है स्पोर्ट्स की बहुत खराब रही है 1 सदी तक।
तो इसकी दशा और दिशा के बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि एक मौका मिला है मुझे और मैं चाहूंगी कि सबका ध्यान आकर्षित करूं। अभी तक हमारा, मैं जैसे एक दो और लेक्चर्स थे वहां भी मैंने इसका जिक्र किया, अभी तक हमारे ओलंपिक्स में जो टोटल मेडल लगे वो 41 मेडल्स लगे हैं, कुल 41। 1900 से हमने पार्टिसिपेशन शुरू किया था, 2024 तक 41 मेडल है हमारे पास। अब इसे सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, या क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे ऊपर इतने सालों तक, और यही एक बहुत बड़ा मौका है कहने का। ये मैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में सर ने बहुत विस्तृत तौर से बहुत बढ़िया बहुत कुछ बताया। उनको मेजर ध्यानचंद इसलिए कहा जाता था ध्यानचंद जी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। और सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा माना जाता था कि उनकी स्टिक में कोई मैग्नेट लगा हुआ है। लिटरली उनकी स्टिक्स को तुड़वा के और चेक करवाया गया था कि है कि नहीं है। कहानी ये भी सुनने में आती है कि लंदन की महारानी एलिजाबेथ उनका कोई गेम देखने आई थी ओलंपिक्स के ड्यूरेशन में ही, और उनकी स्टिक को हटा के अपने छाते की स्टिक शायद उनको पकड़ाई थी और बोला था कि इससे खेल के दिखाओ। इम्प्रेस्ड एंड शी, मतलब उन्होंने तो अच्छा खेला ही, वो उससे भी बढ़िया खेल गए। तब हमारे पास संसाधन नहीं थे, हॉकी की स्टिक छोड़िए, हमारे पास मतलब खेलों तक वहां उस स्तर पे पहुंचना ही बड़ी बात हुआ करती थी कि एक टीम हमारी वहां उस स्थान पे पहुंच जाए जहां ये टूर्नामेंट चल रहा है, ओलंपिक्स हो रहे हैं। दशा बहुत वाकई में खराब थी, लेकिन हमारे यहाँ उस वक्त संस्कृति, वैल्यू सिस्टम अभी भी जिंदा थे। वो जो परफॉर्मेंसेस आई, वो ध्यानचंद, उनका उनका जादू का हिसाब देखिए। उनको जादूगर सिर्फ खेलों का ही नहीं कहा जाता है, उन्होंने जो माहौल बनाया, पूरा भारत हॉकी को राष्ट्रीय खेल लंबे समय तक समझता रहा। आप लोग सब सरप्राइज्ड होंगे, इनफैक्ट मुझे खुद भी लगता है, हमें यही पढ़ाया है हमने कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। 2012 में किसी ने आरटीआई लगाई और आरटीआई के थ्रू ये पता चला कि नहीं, भारत ने कभी क्लेम नहीं किया। अब मैं इसको क्या कहूं, ये जादू ही तो है उनका, ये जादू ही है जो उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि सारा देश, इवन हमारे ऑथेंटिक लिटरेचर एनसीईआरटी तक कहने लगी कि हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है। एंड नाउ वी आर नोवेयर, अगर साइंटिफिकली टेक्निकली बात करूं, हालांकि मानने वाले आज भी ये कहते हैं कि नहीं, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। भावनाएं हमारी आज भी जुड़ी हैं क्योंकि हमने सदियों तक वही पढ़ा है, उसी को माना है हमने। तो ये बड़ा ही फन फैक्ट है। लेकिन इसकी दशा और दिशा बदली कैसे? सालों तक हॉकी हमारी जड़ बनकर हमें मेडल देती रही। 1952 का ओलंपिक्स था हेलसिंकी का शायद, वहां से हमारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। नीलिमा घोष एंड सम वन मोर वुमेन वाज देयर। वहां से महिलाओं की यात्रा शुरू हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1980 90 और जो ये एथेंस ओलंपिक्स और आगे जैसे जैसे हम बड़े, अब ये 2000 और 90s वाला जो एरा है, उसमें जाके हमने हॉकी छोड़ के कुछ विभिन्न खेलों में मेडल्स प्राप्त करना शुरू किया। वो टीम खेल नहीं थे, वो इंडिविजुअल थे। जैसे लिएंडर पेस ने जीता था, पीवी संधू जीत के आई, हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जीत के आए, रेसलिंग में मेडल लगे, बॉक्सिंग में मेडल लगे, कुछ खेलों में हमारे मेडल आने शुरू हुए और अभी भी हम साथ उसमें ही है। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे दशा, मतलब अप्रोच कैसे बदली हमारी और हमें क्या और करने की आवश्यकता है। अप्रोच बदली हमारी तब जब एक राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का, उनके द्वारा ही कहा हुआ किस्सा मैं कहीं सुनती हूँ और मुझे आता है कि वो जब जीत के आए तो उनको खूब सारे अवार्ड्स, प्राइजेस और लग्जरीज उनको ऑफर की गई, बड़ी तारीफें हुई, खूब मान सम्मान हुआ। और जब वो प्रैक्टिस किया करते थे तो उनको गोली भी गिनती की मिला करती थी। हम उस एरा में थे जहां स्पोर्ट्स को आपको तब मिल रहा है जब आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ करके रिजल्ट दे दिया। हमारा बैकअप कुछ था ही नहीं, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैं अगर यहाँ आपको फैक्ट्स की बात करूं, बजट्स की बात बताऊं, 70s 80s इवन 90s 2000 तक के एरा में जो टोटल स्पोर्ट्स का बजट हुआ करता था सेंट्रल का, दैट यूज्ड टू बी 10 करोड़ टू 20 करोड़ का मैक्सिमम। और आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि मेडल तो एक आता था, दो आते थे। ओलंपिक्स में, एशियाड में भी कितने मेडल्स आते थे, तो उनको वो थोड़ा थोड़ा राशि तय थी और वो उसको दिए और नौकरी दे दी और बात खत्म।
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा ना। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, मुझे सर की बात याद रह गई तो मैं पारंपरिक से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गई क्योंकि दशा खराब थी हमारी। ये माना जाता, ये मानसिकता एक सदी में हमें दे दी गई कि खेलने वाला व्यक्ति खराब हो रहा है, वो पढ़ेगा क्योंकि अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया, हमने सूट बूट देखा और हम सबको लगा कि व्हाइट कॉलर जॉब, जॉब ऑफिस में बैठना, इसके लिए बहुत बैरिस्टर बनना, बहुत मेहनत से पढ़ाई करने की, क्योंकि इसी में करियर है, इसी में इज्जत है, इसी में मान सम्मान है। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी अपनी जो पारंपरिक जो खेल थे उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कटता चला गया। समस्या यही नहीं थी कि हम दूसरी संस्कृति को अपना रहे थे, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हमारा तो अपनाने का कार्य, हमारी हमारी तो जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है वो हमें इस बात की इजाजत देता है। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि हम अपने जड़ को छोड़ बैठे। आप ग्राफ्टिंग भी करते हैं, अगर एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो ग्राफ्टिंग में भी 2-4 शाखाएं जोड़ी जाती हैं, जड़ काटनी दी जाती है नीचे से, जड़ काट देंगे तो मर जाएगा। सेम हमारे साथ हुआ। हमें समस्या ये नहीं है कि हम सूट पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं या फिर टी शर्ट टाई में आ गए, हम नहीं। समस्या ये है कि हम धोती पहनना भूल गए, हम अपनी हम बहुत सारी चीज, यानी जो हमारी संस्कृति थी, पारंपरिकता थी, हम उस पीढ़ी को भूल गए। और उस वजह से जब ये लंबे अंतराल तक चलता रहा, हॉकी की मैं बात कर रही हूँ, राष्ट्रीय खेल हम सब मानते हैं, आधे से ज्यादा देश आज भी आंख बंद करके किसी भी 10 लोगों को पूछेगा, 7 लोग यही कहेंगे हॉकी है गेम। हॉकी हमारे देश का खेल है भी नहीं। 1880 में पहली बार आया था हमारे देश में हॉकी, और हम सब 2012 तक राष्ट्रीय खेल, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये आरटीए वाला बात पता भी नहीं होगा, तो इसलिए अभी भी कहेंगे। तो ये अपने ध्यानचंद जी का जादू है, लेकिन हम अपनी बात भूल गए, हम अपनी जड़ भूल गए, और इस वजह से हमें मेडल नहीं मिले। अगर हमने घुड़सवारी पे काम किया होता, अगर हमने रेसलिंग पे काम किया होता, तो शायद 1928 वाले ओलंपिक्स में भी मेडल लगता हमारा। जिसको हम महाभारत काल में बात कर रहे हैं, जिस चौसर की हम बात कर रहे हैं, जहां खेल के महाभारत हो गई गलत रणनीति की वजह से, उसमें हमारे देश से मुझे नहीं लगता बेहतर कोई कर पाता। फेंसिंग में, इक्वेस्ट्रियन में, ये खेल वो खेल है, कबड्डी में, खो खो में हम तब भी मेडल ले आते, पर हमसे चूक हुई, हमारा ध्यान उधर गया ही नहीं, और इसलिए दशा खराब हुई हमारी, खेलों की दशा खराब हुई, खेल से संबंधित लोगों की दशा खराब हुई, और उसमें बहुत बड़ा हाथ आजादी के बाद के जो लोग रहे उनका भी रहा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया गया, कभी भी मेन सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। 2020 खेल राष्ट्रीय खेल नीति जब आई है, उसमें ये बात लिख के दी गई, उस ड्राफ्ट में कहा गया कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, करिकुलर एक्टिविटी है। वरना आज तक तो यही माना जाता था कि चूना डालो, सीटी बजाओ, बात खत्म। आज हम साइंसेस में आ गए, आज हम फील्ड से लैब में आ गए, तो दशा और दिशा दोनों बदली है पिछले कुछ सालों में। जो मैं आपको बजट की बात बोल रही थी, जो 10 से 20 करोड़ था 2000 तक, वो 90 तक, वो जो बजट है आज 3800 करोड़ का है खेलों को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3800 करोड़, लगभग 37 समथिंग रेशो है, ऑलमोस्ट 3800 करोड़। आज जो प्रोग्राम चल रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जगह जगह 1035 पूरे देश में खेलो इंडिया सेंटर्स बन रहे हैं। खेलो इंडिया के साथ साथ हम खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स करा रहे हैं, टॉप्स के मोमेंट्स करा रहे हैं। आज विचार कैसे बदला? आज हम ये नहीं कह रहे कि तुम जीत के आओगे मेडल दोगे, नहीं। आज ये हम कह रहे हैं कि हम नर्सरी चला रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, और जब हम 2036 ओलंपिक्स की बिडिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम मांग रहे हैं कि हमें ओलंपिक्स दीजिए, आने वाले उस समय में हम ओलंपिक्स में मेडल देने के लिए तैयार रहें। तो आज विचारों में परिवर्तन हुआ है, सोच में बदलाव आ गया, अप्रोच बदल गई है, तो निश्चित ही रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आज हम पारंपरिक खेलों की चर्चा कर रहे हैं। किसको याद है कि आज से 10 साल पहले कहीं किसी पटल पे, किसी मंच पे पारंपरिक खेलों की कोई बात भी कर रहा हो कि गिल्ली डंडा भी खेलों में भी व्हाइट को, मतलब ऐसे बास्केटबॉल बहुत ट्रेंडी, स्टाइलिश और ऐसा गेम है, टेनिस ओहो क्लास गेम, शूटिंग क्लास गेम, कबड्डी
खो खो कबड्डी 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 कौन बोलेगा, सांस भूल जाएगी। तो हमने खुद ही जो हमारी ताकत थी, जो हमारी विरासत थी, उसको कमतर आंका। बाहर ऐसा नहीं हुआ। बाहर वो जापान में सूमो एक गेम है, सूमो सर, जापानीज जो है वो खेलते हैं, दे आर हंड्रेड्स ऑफ केजी, 400-400 किलो, 300-300 किलो के प्लेयर्स हैं। आज हमारे यहाँ बॉडी फिगर, ओबेसिटी एक अलग बीमारी है, पर वो खेल के नाम पे वो 400 किलो को भी अप्रूव कर रहे हैं, वो सुमो को बचाने में लगे हुए हैं, और हम अपनी धरोहरों को छोड़ते चले जा रहे थे। इस वजह से ये जो गैप आया है, जो हमें रिजल्ट नहीं मिले, वो इस कारण नहीं मिले। आज सरकार कोशिश कर रही है, पैसा लगा रही है, आज भी 0.074% ही मिल रहा है हमें बजट का हिस्सा, पर कहाँ 10 करोड़ और कहाँ 3800 करोड़। आज जब आपने एक बात कही एक पॉइंट पे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो जयपुर में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, जयपुर में हो रहा है। आप ये सोचिए कि जयपुर के अंदर जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जब राजस्थान के अंदर होगा, जहां हजारों खिलाड़ी आएंगे, हजारों बैनर्स लगेंगे, मीडिया कवरेज होगा, प्रॉपर सोशल मीडिया पे उनको वैल्यू मिलेगी, इज्जत दी जाएगी, जीतने वाले को होगा, ऑडियंसेस जाएगी, वो रिक्शे वाला, वो कैब वाला, वो सब्जी वाला, फल वाला, जो विभिन्न तबके के समाज के और अच्छे लोग भी जो हैं, हाई क्लास और मिडिल क्लास, एवरी क्लास सोसाइटी, चारों तरफ जब खेलो इंडिया खेलो इंडिया खेलो इंडिया दिखेगा, तो किसको लगता है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने कल का जो एक शो था उसमें भी मैंने ये बात कही। पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मैं खुद कंटिजेंट मैनेजर बन के गई थी सर। 65 की टीम थी हमारे साथ, राजस्थान विश्वविद्यालय से, हमारी सब राजस्थान यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी टीम थी खेलों की। तो एक तो वो बात थी, वहां जब हम गए तो वहां हमें एक ड्राइवर एलोकेट कर दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि मेरे को जहां जिस स्टेडियम में जाना है ऑन विजिट, वो मुझे लेके जाता था। अलग अलग स्टेडियम्स में टूर्नामेंट था, एंड बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कैब ड्राइवर्स और लोकल लोग, मतलब जो वो टूरिज्म जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लोग इन्वॉल्व किए गए थे ऑफिशियल कैपेसिटी में फॉर दिस टूर्नामेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के। जब लास्ट डे मैं आ रही थी वापस अपने जयपुर के लिए, ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, वो ड्राइवर मुझे बोला, मैडम मैं अपनी बेटी को खेल सिखाएगा। He couldn't speak Hindi very well, but the one जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसको खेलों की समझ नहीं है, संसाधन नहीं है, उसने इतना देखा कि उसके मन में बात क्या आया। उसकी कोई छोटी बेटी है जो 4th-5th क्लास में रही होगी, उसने कहा कि मैं अपनी बेटी, एंड आई वॉज हैविंग लाइक गूज़बम्प्स कि कितना प्रभाव पड़ता है खेलने का। तो क्यों ऐसा ना हो कि हम पारंपरिक खेलों को जब बढ़ावा दें। आज जब माँ बाप, गली क्रिकेट आज बंद हो गया, कौन खेलता है? सोसाइटीज है, कंक्रीट का जंगल है, नोबडी वांट्स टू गो डाउन। आप फियरफुल हैं, डर में हैं, आपको पता नहीं है कौन बच्चा ले जाए, कैसे कर दे। समाज में भी तो बहुत बदलाव आया है, मल्टीपल लेवल्स पे आया है। हम खुद उनके साथ, बच्चों के साथ उतर नहीं रहे, हम खेल नहीं रहे, उनको घरों में भी नहीं। पहले के टाइम पे तो मुझे याद आता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं तो लूडो ही लोग लेके बैठ जाया करते थे खाली समय में। संडे है तो चलो कैरम खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, 2-2 की टीम बना के, घर में 4 लोग या 4 भाई बहन जो भी। आज वो कल्चर खत्म हो गया, कल्चर खत्म हुआ, बॉन्ड्स खत्म हो गए। आप देखिए पेरेंट्स, आज के जो बच्चे हैं, दे टॉक ऑफ डिप्रेशन। ये वर्ड्स हमारे जमाने में नहीं थे, हमसे पहले। They were used to be engaged mentally, physically, emotionally, and always they were given responsibilities, duties. So अगर पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाए, अगर पारंपरिक खेलों में हम इन्वॉल्व हों और एक्टिवली इन्वॉल्व हों, फिटनेस का जो प्रोग्राम है फिट इंडिया मूवमेंट, 10 मतलब कई 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 लाख लोग हैं जिसमें, जो इसमें एक्टिवली जुड़े हुए हैं, जो इसको एक्टिव रख रहे हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी, फिट इंडिया मूवमेंट को। और उस मूवमेंट का प्रभाव ये बना, जब कोविड टाइम था, सबने देखा कि डिजिटाइजेशन, जो एक्चुअल एक्टिवनेस आई है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके, वो आई कोविड के ड्यूरेशन में। तो लोग छोटी छोटी वीडियोस, रील्स बना के स्किपिंग के, एक्सरसाइजेस की, सब अपलोड कर रहे थे। फिजिकल फिटनेस की तरफ एक मुहिम सी छिड़ गई थी, और उसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे यहाँ देश में हर बंदा जिम ट्रेनर अपने आप को सोच रहा है, जो जिसने थोड़ा भी कर लिया, 2 महीने का कोर्स कर लिया, 2 महीने जिम चला गया, ये फील्स कि ओहो मैं तो बहुत डोले शोले और बिल्कुल फिट।
पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। और मैं फिट इंडिया मूवमेंट की बात ही क्यों करूं, मैं योग की बात क्यों ना करूं जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। आज योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ है। और योग तो हमारी ही मतलब संस्कृति का हिस्सा है। हमारे यहाँ वैदिक लिटरेचर्स में और इसमें ये कहा जाता है कि कमजोर शरीर वाला व्यक्ति या मन वाला व्यक्ति किसी बड़े कार्य को नहीं किया जाता। खेल सिर्फ संसाधन मनोरंजन का नहीं थे, खेलों के द्वारा, खेल में जो बेहतर है उसके द्वारा ये भी तय हो जाता था कि वो कितना फिजिकली फिट है। और योग योग अगर पतंजलि का किसी को थोड़ा भी याद है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि उच्चतम स्तर की मतलब एक्टिविटी है। वो सबसे लास्ट की बात करते हैं समाधि की। वो सबसे पहले बात करते हैं कि समाज का ताना बाने में रहना, फिट होना ठीक करो, अपना डिसिप्लिन में रहना ठीक करो, आसन करो, प्राणायाम करो ताकि फिजिकली और फिजियोलॉजिकली साउंड हो सको, तब तुम दिमाग की बात करो, प्रत्याहार की बात करो, तब तुम इमोशंस की और हृदय की बात करो, जब तुम शारीरिक तौर पर ठीक हो जाओ। तो हमारे यहाँ तो ये हमारी संस्कृति का मतलब ये रूट में ये हमारे जीन्स में रहा है और कहीं ना कहीं हम इसको भूल गए। आज अगर हम इनको अपना लें तो मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाएंगी। सर ने काफी कुछ बता दिया कि खेलो नीति में जो खेल नीति है, राष्ट्रीय खेल नीति, राष्ट्रीय खेल जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, इन सभी में पारंपरिक खेलों को और खेल कूद की जो शिक्षा है, इन दोनों को ही विशेष महत्व दिया गया है, विशेष स्थान दिया गया है। और जब मैं ये सारी बातें देखती हूँ तो मुझे एक उम्मीद मिलती है कि 2036 का जब ओलंपिक्स होगा या बहुत अच्छा रहेगा हमारे देश को मिल जाए। आप लोग सब भी सरप्राइज होंगे, या जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद मेन सिटी होगा, 6000 करोड़ ऑलरेडी आवंटित कर दिए गए हैं, वहां के स्टेडियम्स में काम चल रहा है। हालांकि अभी हम 10% ही तौर पे तैयार हुए हैं, अभी तैयारी चल रही है क्योंकि अभी बिडिंग का वो जो रिजल्ट आना है वो भी आने में भी मुझे लगता है साल भर 2026 तक लगेगा। चांसेस है मिल जाएंगी। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हम बिड कर रहे हैं, चांसेस है वो भी मिल जाए। तो अगर ये सब चीजें लगातार होती रहेंगी तो 2047 जो विकसित भारत की बात मोदी जी करते हैं या हमारा देश जो करता है, एक समय आएगा शायद हमारे जीते जी ही भारत जो है सिर्फ आर्यभट्ट विवेकानंद और इनके लिए नहीं जाएगा। विवेकानंद जी तो खुद भी कहते थे कि खेलो, खेल के मैदान पे उतरो, पहले स्वस्थ रहो फिर आगे की बात करो। वो तो स्वयं भी यही कहा करते थे। तो एक समय आएगा जिस टाइम पे भारत खेलों के नाम से भी जाना जाएगा, खेल से पहचाना जाएगा। मुझे लगता है मैं इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। 7 बजने को है, अगर आप लोग कहें तो मैं 2-4-5 मिनट और कुछ बातें कह सकती हूँ या डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म ओपन करती हूँ, उसमें मेरे ज्यादा ख्याल बेहतर हाँ, किसी के कोई प्रश्न होंगे तो ले लेंगे, उसमें फिर कुछ और बातें आ जाएंगी, है ना। हाँ हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने बहुत सारगर्भित तरीके से योग से लेकर के हमारी जो पूरी प्राचीन धरोहर है खेलों की, जब आप नाम ले रहे थे तो एक एक क्षण करके हमें अपने बचपन याद आ रहा था। छुपम छुपाई है, लंगड़ी टांग है, बिल्कुल। और अब तो मुझे नहीं पता इस ग्रुप में कितने मेरी एज ग्रुप के हैं ग्रैंड पेरेंट्स। जब मैं उन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ तो लगभग वही अपना बचपन देखता हूँ। आज भी मैं ज्यादातर बॉम्बे रहता हूँ, वो अभी 4 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन वही कमरे में छिपना, उधर दौड़ना, ये जो बच्चों को देख रहा हूँ वो मुझे लगता है सभी बच्चों की प्रवृत्ति है। किस तरह से वो एकदम जंप लेकर के सोफे पे चढ़ते हैं, पलंग से कूदते हैं। तो वो जो मैं देखता हूँ बच्चों की जो बॉडी है कितनी फ्लेक्सिबल है। तो जैसा हम पढ़ते सुनते हैं, चाइना में जिस तरह से बहुत बचपन में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है, यदि हमारे देश में भी कुछ इस तरह की बात, जो अभी एनईपी की बात आपने भी की, वहां जो बिल्कुल आंगनवाड़ी शुरू से जो क्लासेस हैं वहीं पे जब बच्चों को फिजिकली ट्रेन करने की बात होगी तो शायद हम उस दिशा में आगे बढ़ पाए। आपने मलखंड का नाम लिया, मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटीज को कुछ देखने का अलग अलग तरह के असाइनमेंट्स पर। तो जब वो कल्चरल प्रोग्राम होते थे तो मैंने मध्य प्रदेश के एक जगह देखा, हो सकता है ग्वालियर में देखा या और भी जगह देखा, किस तरह मलखंब के वो बच्चे खेल रहे हैं।
मुझे अपने स्कूल का ध्यान है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 70s में, तो मलखम्ब की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती थी। लेकिन अभी जब मैंने मलखम्ब देखा, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी है, मतलब कितनी तैयारी उन बच्चों ने की होगी। अद्भुत। किस तरह से वो तेल मालिश करके और उस हाँ लकड़ी का वो जो बनाता है उस पे करते हैं, वो अद्भुत है। जी जी। और यदि मेरी जानकारी सही है तो मध्य प्रदेश में तो इसको राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया है, मलखम्ब को। तो कहीं ना कहीं सरकारें जागरूक हैं, और इस तरह के खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए मुझे लग रहा है प्रयत्न तो हो रहे हैं। लेकिन फिर वही होता है कि कोई दो चार सरकारों की बात नहीं है। जब तक सामूहिक चेतना नहीं जुड़ेगी इस तरह की चीजों में, तब तक शायद सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। कबड्डी तो अब जैसे ये वो है ना, अमिताभ बच्चन का बेटा, क्या नाम है उसका, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन ने तो स्पॉन्सर किया है, शायद वो कबड्डी की एक टीम को ही स्पॉन्सर किया है। तो जब इस प्रकार के सेलिब्रिटीज आ जाएंगे इन गेम्स को स्पॉन्सर करने के लिए, तो निश्चित रूप से मतलब रुचि तो लोगों में बढ़ेगी बढ़ेगी। अभी तो क्रिकेट में आईपीएल और ये शुरू हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि इधर भी जैसे जैसे रुख होगा। और दूसरी सर चुनौती क्रिकेट आप, की तरह ही आईपीएल की तरह ही हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई थी बीच में, विद द रिजल्ट हमारा वापस ब्रॉन्ज लगने लग गया था। मेरे तो ख्याल, वहां वापस फ्रेंडली एक्सपोजर होने लगा, मैचेस होने लगे, और फिर ये प्रीमियर लीग होने लगी क्रिकेट के, विमेन्स का भी रिजल्ट आने लगा। तो बिल्कुल। इन चीजों का डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है, और बिल्कुल सही उड़ीसा बात। सरकार ने तो हॉकी को बिल्कुल पेट्रोनाइज किया है, उड़ीसा ने तो बहुत सपोर्ट बिल्कुल किया है हॉकी को। और किस तरह से वहां उन्होंने मतलब इस गेम्स को पॉपुलर करने के लिए। लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी आ गई है, वो जैसा आपने भी कहा कि अब कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं हम जिस समय खेलते थे खुला मैदान बहुत मिलता था, तो वहीं खड्डा खोदा, गिल्ली में लगाई और गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया। अब वो मिट्टी है कहाँ, कहाँ तो वो कंचा खेले, कहाँ वो गिल्ली डंडा खेले। और हम तो सड़क पे ही मुड्डा लगा करके और उसी को विकेट बना लिया करते थे। और वहीं वो कपड़े धोने के वो होते थे, वही बैट बन जाते थे हमारे उस समय, हॉकी। उन्हीं से खेलते थे हम, है ना। लेकिन अब बड़े बड़ी बिल्डिंग्स और ये हो गई हैं, तो वो शायद डर भी लगता है किसी के कांच के महल जो बने हुए वो टूट फाट नहीं जाए। उस समय हमें थोड़ी सी फ्रीडम थी, तो गली मोहल्ले में खेल लिया करते थे। अब तो शायद वो दौर तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहाँ खेल के मैदान भी तैयार हो रहे हैं, सरकारें कोशिश कर रही हैं। स्कूल्स, मुझे पता नहीं स्कूलों में खेल का पीरियड होता है नहीं होता है। हमने तो अपने टाइम में स्कूल के टाइम टेबल में खेल का सर है, पीरियड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हाँ 2020 के अकॉर्डिंग हाँ के खेल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी कर दिए गए हैं, पास होना जरूरी है, बिल्कुल हर एक को क्लासेस मिलना हर स्कूल में, इवन हायर एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके पास खेल के ग्राउंड होने चाहिए, वरना आपकी क्रेडेंशियल्स पे भी मतलब वो आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा बिल्कुल। नीति ने तो बहुत सख्त आदेश दिए हैं। वो बात अलग है कि अभी हम इम्प्लीमेंटेशन वाले दौर में हैं, और कितना परसेंट हम इम्प्लीमेंट कर पाए उस पर निर्भर करता है। और देखिए, फिर होने को कोशिशें बहुत सारी हैं, क्यों हम इतनी कोशिशों के बाद भी 100% रिजल्ट, या यूएसए ऐसा क्या कर रहा है, ग्रेट ब्रिटेन क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, और हम इतना होने के बाद भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कुछ एक पहलू और भी हैं सर। जैसे कि आप जब फोकस होके करते हो, अभी क्या है, हम अचानक ही शुरू हुए हैं, सब तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट, और हमारा मेडल नहीं आ रहा, हमें मेडल चाहिए, हमें इस गेम में भी चाहिए, हम सब कुछ एक साथ पाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी हमारी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो रही है। हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा किन खेलों को। मैं एग्जांपल देती हूँ, यूएसए का, यूएसए ही, आई थिंक यूएसए वाज द कंट्री, और ग्रेट ब्रिटेन का तो अलग था, इट इज कनाडा, सॉरी, कनाडा इज द कंट्री। उन्होंने क्या किया, ओन योर पोडियम ऐसे करके ओलंपिक टारगेट लिया उन्होंने, और ओन दी पोडियम करके एक प्रोग्राम मुहिम चलाई। उसमें क्या था, उन्होंने सब कुछ पाने की बात नहीं की, उन्होंने सेलेक्टेड गेम्स जो उनकी जड़ों से जुड़े हुए थे, जो उनके यहाँ पॉपुलर थे, जो हर जगह गली नुक्कड़ में खेले जा रहे थे, उसमें से उन्होंने बेस्ट जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स थे, प्लेयर्स थे, उनको चूज किया, और उस प्रोबेबिलिटी पे उन्होंने सारा पैसा झोंक दिया। वट एवर दे हैव रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, वो सारा का सारा उन्होंने उधर डायरेक्ट कर दिया। विद द रिजल्ट उनका नंबर ऑफ मेडल्स बढ़ गया। मैंने कल एक जगह स्टोरी सुनाई थी, सेम दूरदर्शन में ही, ग्रेट ब्रिटेन को 1996 में ओलंपिक्स में सिर्फ 15 मेडल मिले थे। दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उनको लगा बड़ी बेइज्जती हुई, हमारी इतना बड़ा देश है और हम लंदन में और ये है, और हमारे सिर्फ 15 मेडल, सिर्फ एक गोल्ड, बाकी सब सिल्वर और ब्रॉन्ज। दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। उन्होंने क्या किया, वहां लॉटरी
बेचने का खरीदने का सिस्टम बड़ा था। लॉटरी से आया हुआ सारा पैसा उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया। 4 साल बाद ही 28 मेडल मिले। फिनेंसिस का ये प्रभाव पड़ता है। फिर उन्होंने मतलब उस चीज को, चेन को चलाया और ट्रेनिंग। अच्छा, वो पैसा उन्होंने सिर्फ रैंडम, ऐसा नहीं कि पैसा एलोकेट कर दिया, पैसा एलोकेशन कहाँ हुआ, उसकी यूटिलिटी कैसे हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रही, उन्होंने 3 लेवल्स पे काम किया। ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, कोचेस अच्छे एक्सपर्ट्स और उनको किया, अच्छे प्लेयर्स का खाना पीना रहना डाइट एवरीथिंग, सब स्कॉलरशिप्स वगैरह एजुकेशन, एवरीथिंग वाज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। सो दे वर मेंटली फ्री, देयर जॉब वाज ओनली टू प्ले 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 एंड प्ले। विद द रिजल्ट, उनका रिजल्ट क्या आ गया? 28 मेडल। पिछले साल जो 2024 में हुआ, 2 साल पहले ओलंपिक्स, उसमें वो शायद चौथा या 5वां पोजीशन था, 68 मेडल थे। सिर्फ 20 सालों में इतना अंतर तय कर लिया। हम क्या है, हम सब कुछ पाना चाहते हैं, आज ही पाना चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये तो सर मतलब मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि हम सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रिसर्च डेटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। वी हैव टू फिगर आउट कि हमारी जड़, हमारे कौन से खेल हैं। आज हमारे हॉकी से जड़ सी शुरुआत हुई और हमारी शाखाएं निकली किसमें? बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, ये आर्चरी में, इन खेलों में हम निकले। और क्यों हमारे इन खेलों में आए? मैंने बोला ना, रेसलिंग तो हमारे भीम जी के से वहां से महाभारत काल से चल रहा है। आर्चरी, धनुर्धर, कौन नहीं जानता एकलव्य को। तो नहीं, लेकिन ये प्रीति जी, एक चुनौती मुझे लगता है ये भी है कि हम्म, आपने इतनी यूनिवर्सिटीज देखी हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, इतने गेम्स की, कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां न्यूनतम सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। मेरे ख्याल एस्ट्रो टर्फ राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटीज में होगा? सर, एस्ट्रो टर्फ 1976 में इंटरनेशनल लेवल पे ये मॉन्ट्रियल उसमें ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हाँ, हुआ। बहुत बड़ा कारण रहा हमारा हॉकी अचानक गोल्ड मेडल से बहुत पीछे चला गया। हाँ। 30 साल लगते भारत में लाने में, नहीं, लेकिन एस्ट्रो अभी टर्फ के कारण। यूनिवर्सिटीज में अपन अब खेलो यूनिवर्सिटीज खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं ध्यान है है, सर, मैं कुछ अब वर्ष अब ये पहले प्रोवाइड उदयपुर नहीं गया था। करते। मैं उदयपुर गया था और वहां मेरे मित्र ने बताया कि अशोक कुमार यहाँ आए हुए हैं और हॉकी का पिच तैयार हो रहा है। मुझे पता नहीं वो वहां पर एस्ट्रोटर्फ बना पाए नहीं बना पाए। इसी तरह से आपने रेसलिंग या बास्केटबॉल और इनकी बात की, कितनी यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स उन उच्चतम तकनीक के मानकों पर खरे नहीं है उतर सर, रहे हैं। वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप नहीं हो पाया है। मैंने बोला ना कि आज 1035 खेलो इंडिया सेंटर्स बन रहे हैं। खेलो इंडिया सेंटर्स में बेसिकली इसी तरीके की एक्टिविटीज, इसी तरीके के ग्राउंड्स को डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक हो, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स हो, मल्टीपर्पज जिम हॉल्स हो। लेकिन अब कितने बन चुके हैं ये एक अनदर है। देखिए क्या होता है, हमारे प्रोग्राम्स अच्छे हैं, बजट अच्छा है, हम कोशिशें कर रहे हैं, कुछ बन भी गए हैं, लेकिन जब तक उसकी यूटिलिटी नहीं होगी, जब तक ग्राउंड तक बच्चा नहीं पहुंचेगा, जब तक कोच नहीं पहुंचेगा सिखाने वाला, तब तक रिजल्ट हमेशा एक मतलब ये हमारे लिए एक चैलेंज तो डेफिनेटली है ही। ये चैलेंज है। एस्ट्रोटर्फ की एक बात चीज और करें लगती तो है इस मुझे, वक्त कोच के साथ जो मैंने मशीनें आपके ग्वालियर में इंस्टीट्यूट में देखी है, उनको समझने वाला, मतलब एक एक चीज का नापजोक हो रहा है वहां पर। यस, जितना साइंटिफिक ट्रेनिंग आपके वहां दी जा रही है, उतनी साइंटिफिक ट्रेनिंग देश की कितने इंस्टीट्यूशंस में पॉसिबल है? जब सर, हमारी एक खिलाड़ी वेट करने के लिए रात भर साइकिलिंग कर सकती है, इसका मतलब वेट कम हो रहा है ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा। कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना है, न जाने कितनी चीजें हैं सब। तो चलिए, अपन, मुझे लगता है ऑडियंस से भी सवाल है, लेकिन सवाल आने से हाँ पहले छोड़, एक छोटा सा, मैं एक और हमारे जो इस क्रम में एक चीज और रह गई है अभी। जी। मैं प्रियंका जी से फिर अनुरोध करूंगा कि आज के इस खेल दिवस की यादगार में और आज की शाम को स्मरणीय बनाने के लिए प्रीति जी को एक ई सर्टिफिकेट और ई मोमेंटो ये आप भेंट करें, और ये हम आपको व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे। Yes, जी। sir. Just an honor of respect and gratitude, the way you have explained this topic and the practical knowledge you have shared with us, and that was great. And we are very grateful to have you. This is for you, ma'am. This is an e-momento from our side. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्रियंका, जी। इट हैज बीन वंडरफुल विद यू पीपल। And we have your certificate as well. हेलो। एक मिनट आशीष, अभी ई सर्टिफिकेट हो जाए। And this is your e-certificate. I guess it's on screen from our side. We can also mail you this or WhatsApp you. Okay. ओके ओके श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
चलिए, सत्र चर्चा के लिए खुला है। जो भी मित्र कोई सवाल पूछना चाहें, अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपना सवाल या कोई टिप्पणी हो वो आमंत्रित है। आशीष, कुछ कहना? also जी हेलो जी, नमस्कार सर, नमस्कार मैम। नमस्कार आशीष। इस मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और जो मेरे साथी हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष रंजन, वैसे मैं रहने वाला हूँ प्रॉपर सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी जो वो माता सीता जी की जन्म स्थली है। और वर्तमान में मैं पत्रकारिता छात्र रहा हूँ मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार से, जो भगवान बुद्ध की धरती है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आज मगध की धरती पे भारत और क्या कहते हैं चीन के बीच में हीरो एशिया कप का मैच अभी चल रहा है, जिसकी आगवानी जो है वो पूरा मेरा बिहार कर रहा है सर। और भारत ने हॉकी में जो पहले दिन का आज खेल है उसमें 4-3 से चीन को हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब बिहार भी जो है वो खेल में पीछे नहीं है और दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहा है। बिहार के 8,083 पंचायतों में बिहार सरकार के द्वारा छोटा छोटा स्टेडियम खेल मैदान निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण मेरा गांव भी है। मेरे गांव में सर कुल 7 पंचायत है और वहाँ पे 7 खेल मैदान बना है और छोटे छोटे बच्चे प्रत्येक दिन मैदान में खेलने आते हैं। और सबसे ज़्यादा तो अभी मेरे क्षेत्र में क्रिकेट का जुनून, पता नहीं कितने बच्चों पे सवाल है, वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही खेला करते हैं। और हम लोग भी जब 9th-10th क्लास तक थे तो बहुत क्रिकेट खेला करते थे स्कूल में। और अभी बिहार में एक बिहार सरकार के तरफ से स्कीम चलाया गया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो इस खेल के तहत जो भी लोग मेडल जीत करके ला रहे हैं उनको बिहार सरकार की तरफ से नौकरी दिया जा रहा है। हाल ही में भारत के एक पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान क्रिकेटर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ सर, उनको जो है एसपी बनाया गया। वो बिहार से बाहर के हैं, उनको एसपी का पद दिया गया है। और अभी बिहार में भी लगातार खेल को बिहार सरकार बढ़ावा दे रही है और जो जीतते आ रहे हैं उनको पैसे से भी आर्थिक स्थिति सहयोग कर रही है सरकार। जैसे अभी बिहार से एक चमकता उभरता सितारा ईशान किशन, जिन्होंने भारतीय टीम की ओर से वनडे क्रिकेट में 200 दोहरा शतक लगाया, जो कि काफी चर्चा में रहा यह बात। और उसके बाद फिर अभी बिहार में लगातार सर राजगीर में अभी खेला हो रहा है वहाँ पर हॉकी का, जिसका मेजबानी बिहार किया है। आज वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री जा करके उद्घाटन किया और लगातार बिहार जो है सर वो अब किसी अन्य राज्यों से पीछा नहीं है। और जो पटना के मौलूक हक स्टेडियम है अब उसको भी विस्तार किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि 3-4 साल के अंदर वहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो शुरू हो जाएगा। आशीष जी, बिहार बहुत का बहुत इतिहास धन्यवाद मैम। बहुत रिच है। आप तो वहां से हैं, आई एम श्योर आप पढ़े होंगे। बुद्ध जो है वो खुद पारंपरिक खेलों के बहुत बड़े वो थे, और उनसे बड़ा ध्यान लगाने वाला कौन है ये तो जग जाहिर है। तो बिहार जी आज नहीं, बिहार पहले से बहुत अच्छा कर रहा है। अब बीच में कुछ गैप जो है वो जरूर आया है, और मुझे लगता है आप जैसी जो यंग पीढ़ी है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि बिहार को सही दिशा में लेके जाएं और उसकी दशा भी बदलें। रही बात क्रिकेट की, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि पता नहीं कहाँ से जुनून चढ़ गया है। अरे जुनून तो ठीक चढ़ गया है, किसी खेल का तो चढ़ा है। अभी तो हमारे लिए ये भी बिल्कुल बेहतर है बिल्कुल। कि जुनून चढ़े। क्रिकेट से कोई दुश्मनी नहीं है, क्रिकेट बढ़िया करिए। हमारी तो, मैंने कहा ना, हमारी संस्कृति ही बहुत रिच है, हम सबको अपना लेते हैं। जो हमारे हिस्से आया वो हमारा हो गया, हमें उससे नहीं परहेज करना है। हमें तो सिर्फ परहेज इस बात से करना है कि हमारे जो बिहार में गिल्ली डंडा और कंचा और उठापटक चलती थी वो नहीं छूटना चाहिए। उसको बिल्कुल एंश्योर मैम। करना है कि क्रिकेट के साथ साथ इसको पकड़ के रखें। वो गांव में जब लोग, चार बूढ़े लोग बैठे चार बात करें, तो कहीं चार बच्चे छोटे वाले वो दौड़ रहे हो, चार बच्चे बूढ़े खेल रहे हो, चार लुगाइयां कुछ कर रही हो, तो ये जब ये समाज के विभिन्न जो लोग हैं ना, ये अलग अलग खेलों से और अलग अलग इस तरीके के सामाजिक गतिविधि से जुड़े रहेंगे, तो क्रिकेट भी बढ़िया हो जाएगा। वॉलीबॉल में भी मेडल आए, क्या समस्या है? मेडल ही तो चाहिए अगर हम सिर्फ बिल्कुल मैम। प्रोफेशनली बात करें। भाई खेलों का जो मूल आधार है खेल से स्वास्थ्य, वो मिलते रहना चाहिए। आपके बिहार की संस्कृति का जो मुख्य खेल हो उसको बचाए रखिए, और उसके साथ साथ क्रिकेट को अपना लीजिए। इससे अच्छा तो कॉम्बिनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार से एक हमारे मित्र और हैं, सोनू कुमार।
जी वो भी शायद बिल्कुल कुछ मैम, कहना चाहता आपने है। सही बात बताई। आप हाँ बहुत अच्छा सोनू, कुछ बात कहना चाहते हो? बताई मैम। तुम्हारा वीडियो ऑन हुआ है तो शायद कुछ कहना चाहते हो। हाँ हमारी आवाज जा रही है सर? बिल्कुल आ रही है। आशीष जी ने आशीष जी ने जो बातें बताई और बाकी बातें जो प्रीति मैम ने बताई, वो वाकई सही बात है कि बिहार से तो कई सारे लोग निकल करके सामने आए हैं। और अब हमारा तो देश ही सर संस्कृतियों से, बहुत चीजों से भरा हुआ है, जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा मिलता है। तो ये बिहार और राजस्थान हो या गुजरात हो, हर जगह की अपनी एक खासियत है और अपनी एक इतिहास है। और वहां जब जाइएगा तो हमेशा कुछ वहां की परंपरा के बारे में कुछ चीजें सीखने को भी मिलती है। आप 5 किलोमीटर के दायरे पे जब हम गांव अपने कस्बे से दूर होते हैं तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की भाषाएं अंतर पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश, हमारा जो देश है ना, वहाँ ये ज्ञान का भंडार और बहुत बड़ा सागर है जिसका अंत है ही नहीं। जहां भी आप कदम रखेंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं इस बात के लिए इसलिए बोल रहा हूँ खेल दिवस पर, क्योंकि ये कोरोना काल का एक ऐसा खेल था कि ये प्लेटफॉर्म दिया और आप लोगों से जोड़ दिया हमें। अगर ये खेल नहीं होता तो आप लोगों के बीच में नहीं बैठ पाता। और बात रही बिहार की दिशा और दशा तभी बदल पाएगा जब हम अपनी मानसिकताओं को बदल पाएंगे, सोच को बदल पाएंगे। बहुत चीजें बदल गई हैं, मगर आप गांव कस्बे में जाएंगे सर तो आज भी वही हाल है, वही सोच में लोग बझे पड़े हैं। तो ये चीजें, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से अपने आप को उभार करके वो कहीं अमेरिका में जाकर, विदेश में भी जाकर के लोग बेहतर करके दिखा रहे हैं। तो बात रही, कुछ कहने को तो शब्द नहीं है, बात रहा खेल पर। तो मैं देख रहा हूं कि अपने बिहार में, जैसा कि आशीष जी ने बताया, लगातार यहाँ जो मिनिस्टर हैं और जो नेताजी बोले हैं और जो भी अधिकारी हैं, लगातार इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और स्टेडियम का जिला स्तर पर भी निर्माण हो रहा है खेल कूद का। और जिसमें मैं साक्षी हूँ, क्योंकि कई जिलाधिकारी के साथ मेरा आना जाना रहता है ग्राउंड पे। तो मैं जाता हूँ तो मैं देखता खुद ही हूँ कि सर उसके प्रति जिलाधिकारी भी सक्रिय हैं, वो भी खेल के प्रति समर्पित रहते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है उन लोगों के बीच जा करके कि जिलाधिकारी बोलते थे कि पहले एक समय ये हुआ करता था, जैसे अभी प्रीति मैम बोली, गुल्ली और डंडा का चीज चला गया। पहले लीडो घर में खेला करते थे, आज ऐसा डिजिटल का दौर हो गया कि घर में मोबाइल पे ही लोग लीडो ले रहे हैं। पहले ये जो चीजें हैं ना, ये कुछ चीजों को सुधार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। हाँ जी, और कोई मित्र? सूरज जी। सर नमस्कार। हाँ जी, चाह रहे थे। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सूरज जी आवाज नहीं आ रही है, सर अनम्यूट कर लीजिए सर आप। अनम्यूट कीजिए। सूरज जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। जी सर अनम्यूट कर रहा हूँ सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हो गया। जी सर नमस्कार। मैं सूरज देव प्रसाद और मैम की सारी बातें बहुत अच्छी रही। और जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उससे कहीं कहीं क्रिकेट भावी हो गया हम पे, और हमारे जो जय वाली जो खेल कूद थे वो सारी की सारी खत्म हो गई। और एक कहीं जो कंक्रीट के जंगल है उनकी समस्या ज्यादा रही। और मैं एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ, आखिर हम बच्चों को समय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक आम आदमी भी जो है वो भी अपने बच्चों को आज समय नहीं दे पा रहा है। तो क्या आर्थिक संघर्ष हमारा इतना बड़ा हो गया कि हम लोगों के पास समय नहीं? और जहां तक समझने जाने की बात है तो मैं बराबर कहता हूं कि हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कई बार मानते हैं लेकिन उसको जीवन में अपनाते नहीं हैं। तो क्या इसका भी कहीं गैप है हमारे जीवन में? जो निश्चित रूप से खेलों की दशा और दिशा में बहुत काफी सुधार हो रहा है। मेरठ में भी जो है सर विश्वविद्यालय का निर्माण जो है बहुत तेजी से चल रहा और लगभग पूर्णता के करीब पहुंच गया है। लेकिन इसकी दूसरी जो पहलू है सर कि आम आदमी जो हम लोग अपने बचपन में जो चीज एंजॉय किए, जिन खेलों को खेले पारंपरिक रूप से, उसे हम आज अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। अपने बच्चों को हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हमारा अपना संघर्ष इतना बड़ा हो गया, आम आदमी का संघर्ष बड़ा हो गया कि वो अपने
मतलब वो समय नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको अपना नहीं पाते। तो मैम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगी। और सोशल मीडिया ने भी जिस तरह से हमारा बेड़ा गर्क किया है सर, इस पे भी थोड़ा सा रोशनी मैम डालेंगी कि सोशल मीडिया ने आखिर हमारा कितना नुकसान किया पारंपरिक खेलों को। सूरज जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप मेरठ से हैं? ये मेरठ में पढ़ा रहे हैं, जर्नलिज्म अच्छा, पढ़ाते हैं वो, मेरठ में इतने पढ़ा अच्छे रहे हैं। मेरठ मेरठ शब्द सुन के मेरे थोड़ा सा भाव जुड़ता है सर। मेरी स्कूलिंग मेरठ से हुई है, मोदीपुरम से, दयावती मोदी एकेडमी। आई एम श्योर सूरज जी जरूर जानते होंगे, बड़ा पॉपुलर स्कूल है वहाँ का, मोदीपुरम का। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है सूरज जी आपने। आर्थिक संघर्ष, पेरेंट्स जो हमें जो मिला हम वो दे नहीं पा रहे, ये अगर मैं बहुत शॉर्टकट ना दे, थोड़ा सा मुझे अगर समय सर अलाउ करे तो मैं इस पे थोड़ी सी 2-4 मिनट की चर्चा करना चाहूंगी। इसमें कई सारे पहलू हैं। हर पीढ़ी की अपनी एक समस्या रही है। आज यहाँ इस मंच पे हम अलग अलग पीढ़ी के लोग बैठे हैं। सर जिस पीढ़ी से, आई एम श्योर सर 60-70s के एरा, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग मी डेट ऑफ बर्थ सर, तो आपका एरा वो रहा है। आई एम 87 बॉर्न, कुछ 90s, प्रियंका मुझे लगती है शायद 2000 वाली ना हो 90s वाली। तो पीढ़ी की ना अपनी एक क्षमता रही है, अपने जी जी संघर्ष रहे हैं। जो 50s-60s वाले थे, उस वक्त हमारे देश में क्या कुछ हुआ करता था, किस तरीके से खेती बाड़ी थी, क्या हमारे संघर्ष, उस टाइम तो अनाज की ही कमी हो जाती थी। आज आप जी आर्थिक संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि खाने में हफ्ते भर में कम से कम पनीर, समोसा, चाय, चटनी, दोस्तों के साथ उठना बैठना, ये सब चल रहा होगा। तो आर्थिक संघर्ष से तो मुझे लगता है कि ये शायद हमारे मानसिक तौर पे ही हम आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। आज हमारे जी पास स्कूटी है तो हमको गाड़ी से चलना है। गाड़ी भी छोटी वाली नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक्सयूवी तो होनी चाहिए। आज क्या है कि मेरे पास एक ही अंगूठी है, अच्छा आज तो मैंने वो भी नहीं पहनी है, तो कम से कम 2-4 तो होनी चाहिए। शादी में 2-4 तोला चढ़ना चाहिए। मकान एक होना चाहिए। एक मकान से क्या होगा, भाई ने तो 3 मंजिल का बना लिया है, ओहो जीजा ने तो ये महत्वाकांक्षाएं, इसका कोई जी अंत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये आप में है, मेरे में है, या हमारे बाद वाली पीढ़ी में है। हाँ, आपको, मैं विषय से थोड़ा सा हट जाएंगे इसको सूरज जी, सर मैं माफी जी चाहूंगी, पर हम मिलेनिया कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये जो है ना हमारे बाद वाली पीढ़ी, जेनजीज है, जेनजीज के बाद अब जो पैदा हो रहे हैं वो अल्फा है। हमसे पुराने जो लोग थे वो अलग थे। तो पीढ़ियों के नाम हैं, इन पीढ़ियों की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन अगर आपने पूछा कि खेलों में कैसे ये प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये सूरज जी, ये गांठ बांध के रख लीजिए, बात मेरी अगर विश्वास कर सके तो करिए, ये हमारे एटीट्यूड की समस्या है। आपके माँ बाप आपको इसलिए सिखाए क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठ पाते थे, 6 बजे उठ पाते थे। आज आपको 9 बजे नौकरी जाना होता है, 7 बजे उठते हैं। आपके बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो कहीं ना कहीं वो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, वो भी वर्किंग है तो एक मेड लगा दी है ना। बहुत सारे पहलू हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम 100% इस पहलू को अटेंड कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि हमें नौकरी छोड़ने की जरूरत है, मैं खुद भी वर्किंग वुमेन हूँ, है ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं तो हमें बदलाव लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। जिंदगी पहले के कंपैरिजन में फास्ट पैक्ड हो गई है। मैं ये कह जरूर रही हूँ कि हमें गाड़ी की चाहिए, पर गाड़ी मेरे पास भी है, हम सभी की है, लेकिन हम उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हैं? क्या बच्चे उस बात का कॉस्ट, उनको कॉस्ट के तरीके से ट्रीट करना, उनको समय ना देना, क्या वो ठीक रहेगा? हम क्यों अपने बच्चों के लिए शाम का 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैं कह रही हूँ सुबह का नहीं निकाल पा रहे हैं? मैं कह रही हूँ हफ्ते का नहीं निकाल पा रहे हो, संडे का क्या? अब संडे को पूरे हफ्ते का छूटा हुआ काम रहता है, रिश्तेदारी रहती है। हमने स्वयं को इतना ज्यादा मल्टीपल लेवल्स पे बिजी रख लिया है। असाइनमेंट्स, आज मैं टीचिंग जॉब में हूँ, माय प्राइम जॉब इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग, बट व्हाट एल्स आई एम डूइंग, आई एम एंगेज्ड विद सो मल्टीपल थिंग्स कि मेरा संडे भी फ्री नहीं है। नाउ इफ माय किड वांट्स टू प्ले, वो किसी जोन में, ठीक है कंक्रीट का जंगल हो गया, पर ऐसा तो नहीं है कि खेल के मैदान खत्म हो गए। ऐसा तो नहीं है कि आपके 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के एरिया में कोई पार्क ही नहीं बचा। आज तो वो कंक्रीट के जंगल पार्क के साथ दिखा के देते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा पार्क है। ये जी उनका सेलिंग एमओ है।
क्या हम पार्क में भी लेकिन जा रहे हैं? कृति जी, मुझे लगता है शायद बच्चियों की परवरिश कैसे हो रही है। जैसे मैं अपनी बात करूं आपसे, मैंने प्रकाश पादुकोण को खेलते हुए देखा है। मुझे पता नहीं इस ग्रुप में प्रकाश पादुकोण का नाम कितने लोगों ने सुना। वो दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। जी उनको सर। बैडमिंटन खेलते हुए राज मंदिर जयपुर, एक जमाने में जयपुर राज मंदिर से जाना जाता था। दारा सिंह को कुश्ती लड़ते हुए हमने देखा। जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्वर्ण जयंती थी, भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाड़ी आए थे। मेरे पास अजीत वाडेकर के ऑटोग्राफ हैं, मेरे पास किरमानी के ऑटोग्राफ हैं, मेरे पास जहीर अब्बास के ऑटोग्राफ हैं, मेरे पास क्लाइव लॉयड के ऑटोग्राफ हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स एज की बात है। तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा जब आपसे कोई इस तरह की एक्टिविटी में जाना चाहता है, मैच देखना चाहता है, आप कहते हो टीवी पे देख ले, वो उस माहौल को कब एंजॉय करेगा वहां पे? वो ठीक है टीवी पे देख सकता है वो। हम, हमारा दौर तो था, हम ट्रांजिस्टर लेकर के जाते थे मैदान में। अब आपके ये हाँ। सब बंद कर दिए गए क्योंकि आतंकवाद की समस्या आ गई है। तो हम तो उस रनिंग कमेंट्री साथ साथ होती थी, लेकिन अब स्टेडियम में टीवी लगा दिए गए, स्टेडियम में कमेंट्री आ रही है आपको। तो ये डिपेंड करता है कि खुद में बच्चे की, उसमें खुद में कितना क्या है, कितना वो प्रोत्साहित होता है। बातें और है सर यहाँ पे। जी सूरज जी, जब जी आपके बच्चे का फिजिक्स अच्छा होता है, थोड़ा बहुत कमजोर हो या थोड़ा बहुत अच्छा हो, और आपको लगता है कि एस्ट्रोनॉट बन सकता है, दोनों ही समझ केसेस में, अगर हाँ आपको हाँ लगे कि उसका फिजिक्स बहुत बढ़िया है, थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेगा तो एस्ट्रोनॉट बन जाएगा, कुछ बढ़िया फिजिसिस्ट साइंटिस्ट बन जाएगा, आप क्या करते हैं? आप कोचिंग दिला देते हैं। जी मैम। कमजोर होता है तो पास होने के लिए कोचिंग, यानी कोचिंग दोनों, यानी एक्स्ट्रा टीचिंग करा रहे हैं आप। वही जी जब खेल में खेल बच्चा में अच्छा, नहीं। आप एकेडमी में जाता है, मांगने की बात करता है तो आपको फीस याद आ जाती है। आप हाँ खिलाएंगे नहीं, उसको फीस भी देंगे। अच्छा, दूसरी चीज, आप आर्थिक संकट उसकी बात कर रहे हैं। पहले के टाइम पे महिलाओं के साथ परिवार हमारा कितना एकजुट रहा करता था सर। 3 3 भाई, उनके बहुएं, उनके बच्चे, सास ससुर, देवरानी जेठानी, 15 लोगों का, 20 लोगों का खाना बनता था। आज तो 2 लोगों का खाना बनता है। तो ये बात उसकी नहीं है, ये बैलेंस कहीं ना कहीं, देखिए क्या है, मेरे फादर कहते हैं, मेरे फादर हमेशा साइंटिस्ट रहे, गवर्नमेंट जॉब में रहे, मेरी मदर रही, और न्यूक्लियर फैमिली के तरीके से हम ओकेजनली मिले परिवार में होली दिवाली, लेकिन ज्यादातर मम्मी पापा ने अकेले ही पाला। मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रही हूँ, 80s बॉर्न। हमारे टाइम पे पेरेंटिंग इज एन आर्ट, दैट्स व्हाट माय फादर टोल्ड मी। जब मैं पेरेंट बनने को हूं अब, या मेरा भाई जब पेरेंट बना, तो उन्होंने बोला पेरेंटिंग इज एन आर्ट, आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी चीजें। आज मैं घर को लेके कहूं कि नहीं मैं घर पहले बनाऊंगी, तो शायद बच्चे की एजुकेशन में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। आप सभी को, हम सभी को एज अ पेरेंट हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम क्या पाना चाह रहे हैं और उसके बदले में हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं। और कॉस्ट याद रखिएगा, हमेशा मनी नहीं होता, कॉस्ट आपका समय होता है, कॉस्ट आपका रिसोर्स होता है। तो आप बढ़िया करना चाह रहे हैं, आप कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय डिक्लेयर हो जाएंगे, पर क्या उस कॉस्ट को पाने के लिए 9 बजे तक कंपनी में बैठे रहे, और आप 9 बजे तक बैठे रहेंगे तो घर 9:30 बजे पहुंचेंगे, 8:30 बजे पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली सो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट होगा। वो आपकी जगह किसी और से कनेक्ट होगा, किसी गलत संगति में जा सकता है, सही संगति में जा सकता है। बड़े इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। सोशल मीडिया को हम तुरंत ब्लेम कर देते हैं कि सोशल मीडिया खराब, सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, आज हम शॉर्टकट मारते हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा बिजी रहे, ज्यादा बात ना करे, तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया। अच्छा, मैं तो मतलब ये थोड़ा एक लेवल और डाउन की बात हो जाएगी सूरज जी। आज जी हम मैम। जब मदर्स बन रही हैं, जब फादर आप बन रहे हैं, उस पीरियड की आप शायद नहीं होंगे, मतलब दूसरे लोग जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, जिस काल में अभिमन्यु बन गया था, उस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं? मोबाइल। हम पढ़ नहीं रहे, हम कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर रहे जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो, ग्रोथ हो, पैटर्न हो, इन सभी, यानी जो हमारी लाइफस्टाइल हम जो कर रहे हैं ना, वही हम आगे बच्चे को पास ऑन कर रहे हैं। सो इट इज नॉट द किड, इट इज अस हु आर गिविंग देम, इट यस इज यस। अस हु आर टू डू। वो अगर मोबाइल पे नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? आप तो लैपटॉप में लगे हैं, या मित्रों के साथ लगे हैं, माँ खाना बनाने में लगी है, या महिलाओं के साथ, या बाजार में कहीं किसी काम में लगी है, बच्चा कहाँ जाएगा? उसके पास दादा दादी हर वक्त नहीं है, नहीं है, किसी न्यूक्लियर ने फैमिली है मैम। बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है उसका फर्क पड़ता है। आप इसमें सवाल ये है
और होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हम करें क्या, सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप दिन तय करिए। अब आप रोज नहीं जा सकते तो दिन तय कर दीजिए, 2 दिन आप कर लीजिए, 2 दिन घर का कोई और सदस्य करे, पर उस बच्चे से उसका बचपना मत छीनिए। वो शुरू के 10 साल 5 साल नहीं खेला तो ये समझिए वो जीवन के जो मूल्य है वो नहीं सीख पाएगा, उसको गिरकर उठना नहीं सीख पाएगा और समाज में चलना नहीं सीख पाएगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका बड़ा सटीक एग्जांपल्स देखने को मिला सर कोविड ड्यूरेशन में। कोविड वाली जो पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे जो 2 साल 3 साल के थे, वो अगले 3-4 साल तक बाहर बच्चों के साथ एक्सपोजर पेरेंट्स ने नहीं भेजा। आज उन बच्चों को सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। यस मैम। वरना हमारे टाइम पे तो स्कूल गया बच्चा तो स्कूल का हो जाता था 2-4 दिन में। अब तो उनको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। विद देयर टैब्स एंड ये गैजेट्स के साथ वो खुश हैं, वो दोस्तों उनसे उनकी दोस्ती नहीं हो पा रही है, दोस्त नहीं बन पा रहे। हमारे यहाँ पिटाई इस बात की होती थी कि कम खेला कर, कम दौड़ा कर। मैं तो बहुत पिटी हूँ माँ से, घुटने भी फोड़े, फिर थप्पड़ भी खाया कि घुटना क्यों फोड़ के आई है। आज के बच्चे उस तरीके से उतर ही नहीं रहे। आज के बच्चे मोबाइल्स में लगे हुए हैं, पेरेंट्स आर हैप्पी। वो थोड़े दिन तो बात तो करते हैं, कहते तो है गलत कर रहा है गलत कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद उनका कोई साथी आ जाएगा तो धीरे से मोबाइल दे देंगे कि हम बात अच्छे से कर लें। ये प्रैक्टिकली वॉच्ड एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ मैं आपको। तो ये हमें एप्टीट्यूड में बदलाव करना पड़ेगा सूरज जी, और इसका कोई निदान नहीं है, कोई ऐसा जवाब नहीं है, कोई ऐसी जादू की गुट्टी नहीं है कि हम कर दें और तुरंत हो जाए, नहीं हो सकते। थैंक यू मैम। हर व्यक्ति जी थैंक चलिए यू। साहब, और कोई सवाल नहीं तो फिर इसको समाप्त करें। हाँ मेरे ख्याल और सवाल नहीं है शायद। चलिए समाप्त करते हैं। प्रियंका जी, आपसे एक बार फिर हेलो। अनुरोध। हाँ हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ डॉक्टर जी। रोजी कांत है ना? हाँ जी, मैं डॉक्टर रोजी खान, मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ और हमारे यहाँ के ही महेंद्र सिंह धोनी हैं। वाह। और मैं बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारे घर के सामने एक मैदान है और मैं कई सुबह और कई शाम को कई धोनी को देखती हूँ वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे जिनका ख्वाब आंखों में यही है कि मैं भी एक दिन धोनी बनूं। और मैं बताते हुए ये भी खुशी महसूस कर रही हूँ मैम कि आज की माँ जो पीढ़ी है वो अपने बच्चों को जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में भेजते हैं, जहाँ जाना है वो करते हैं। अगर किसी को डांस के क्षेत्र में जाना है तो वहाँ लेके पहुँचते हैं। जो जो हम लोग जिस पीढ़ी के थे शायद वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, फिर भी हम गिरते थे, उठते थे, संभलते थे, कुछ बनते थे। आज की माँ, आज के पापा जो हैं अपने बच्चों को पूरी तालीम दे रहे हैं, जिस तरह भी वो अगर एक्टिविटीज़ में जाना चाहते वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं फ़क्र महसूस करती हूँ आज के जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं, मैं सलाम भी करती हूँ कि कम संसाधनों में भी वो बहुत कुछ दे रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम उसे किस नज़र से देख रहे हैं। जी सर। जी मैम, बहुत धन्यवाद। बढ़िया रोजी जी, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे की रुचि को समझ रहे हैं, उनके विषयों को समझ रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं और उनके साथ समय बिता रहे हैं, ये निश्चित है कि उन बच्चों का भविष्य सुनहरा ही नहीं है। वो बच्चे सिर्फ आपका, आपके परिवार का या आपके समाज का नहीं, वो इस देश को भी गौरवान्वित करेंगे। तो ऐसे माँ बाप तो वाकई में बधाई के पात्र हैं जो इतना बेहतर। डॉक्टर रोजी, जी आप भी क्या बिल्कुल। मीडिया टीचर हैं या कोई और विषय पढ़ाती हैं? सर मैं फिलॉसफी की हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर, मगध विश्वविद्यालय डीएन कॉलेज दाऊद नगर में सर। ओके ओके, चलिए। जी सर। ये बहुत अच्छा आपका टिप्पणी रही। जी और सर, क्योंकि आप धन्यवाद। फिलोसॉफी की हैं मुझे तो इसीलिए भी उसमें थोड़ा सुनकर सा। ऐसा लगा सर कि मैम जो बात बोल रही है वो चीजें सही है। पहले लोग अकेडमी में डालने में हिचकिचाते थे, बट आज के पेरेंट्स बहुत खुशी से बच्चों को भेज रहे हैं डांस एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी। तो वो चीजें तो आई कैन ऑल्सो फील इट कि हाँ ऐसी चीजें हैं। मैंने So कहा there ना are प्रियंका, different दशा और exciting. दिशा दोनों में बदलाव आया है और इसीलिए उम्मीद है कि एक समय आएगा जब भारत जो है वो खेलों से भी जाना जाएगा। बिल्कुल मैम। जी जी हाँ जी, चलिए, वोट ऑफ थैंक्स।
जी सर, बिल्कुल। So today we have heard Dr. Preeti Sharma ma'am, Assistant Director, Department of Physical Education, University of Rajasthan, and of course a great speaker. Ma'am have talked about various different aspects. मैम ने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से हम मतलब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो खेलते हुए ही आता है, तो स्पोर्ट्स तो सबके ही लाइफ का पार्ट है, और इनिशियली हम बोलने से भी पहले खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो क्रॉलिंग भी एक खेलने का ही पार्ट है। और उसके बाद तरीके से जो स्पोर्ट्स है वो फिजिकली मेंटली हमें हेल्प करता है कि हम कोई भी काम अच्छे से कर पाए, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस का टास्क हो, कोई थिंकिंग एबिलिटी हो, कोई राइटिंग एबिलिटी हो, तो वो सारी चीजों में स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम ने बताया कि पावर ऑफ स्पोर्ट्स बहुत स्पोर्ट्स कितना पावरफुल है वो मैम ने बताया। मैम ने बताया किस तरीके से स्पोर्ट्स खुद में एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है। मैम ने ये भी बताया कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है वो हमें कंडक्ट बताता है, किस तरीके से हम प्रिंसिपल और कंडक्ट में रह सकते हैं। मैम ने बताया किस तरीके से स्पोर्ट्स हमें बताता है कि डिसिप्लिन लाइफ को जीने की किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। मैम ने ये भी बताया कि किस तरीके से जो रिलेशन है स्पोर्ट्स का, हेल्थ का और कल्चरल डाइवर्सिटी का, वो कैसे कनेक्टेड है आपस में। मैम ने शेयर किया बहुत सारे स्टोरीज, और मुझे लगता है जितने भी लोग कनेक्टेड थे उन सब ने कहीं ना कहीं उन स्टोरी से कनेक्ट किया होगा। मैम ने बताया किस तरीके से स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, और हम हर इंडिविजुअल को, किसी भी एज ग्रुप में है, उन्हें स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम ने ये भी बताया कि किस तरीके से स्पोर्ट्स की जो प्रैक्टिस है वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। मैम ने बताया अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो आई गेस मैम ने जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके क्वेश्चंस को मैम ने रिजॉल्व करते हुए बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हम सबके माइंड में अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट हेल्थ एंड कल्चरल डाइवर्सिटी टू दिस। सो आई गेस मैम ने बहुत अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन किया और इन डेप्थ एक्सप्लेन किया अबाउट दिस टॉपिक। Apart from it, I am also thankful to Varawat sir और हमारे डायरेक्टर BVI के एमएन हुडा सर, बिकॉज इन दोनों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और इन दोनों के सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से वी आर हियर एंड लिसनिंग प्रोमिनेंट पर्सनालिटी like Preeti ma'am. So I am grateful to them. I am also thankful to convener of this event, Ayushi ma'am, Dr. Ayushi ma'am, and all the technical department and backend team who help us, including Jayan sir, Pushpinder sir, Preeti ma'am, Ambuj ma'am, and great thanks to all the participants who have gathered with us and who are connected with us since so long. So thank you to each and everyone. एक छोटी सी टिप्पणी मैं भी करना चाहूंगा कि प्रीति जी का जो भाषण था, आपने जो बात कही, वो इतनी दिल को छुई हमारे दो मित्रों को, आशीष और सोनू। ये लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि मेरे ख्याल 1.5-2 साल हो गए, ज्यादा ही हो गया होगा, लेकिन जितनी देर आज बोले ये कभी नहीं बोले इतने सालों में है ना। जो प्रियंका सहमत होना, कभी नहीं बोले, केवल ये धन्यवाद देते थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, ये है वो है। लेकिन आज इन्होंने टू द पॉइंट जो अपने अनुभव थे, और मतलब मजाक मजाक में ये भी सोचा था कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो ये भी आइडिया लग रहा है कि सरकार के जो नीतियां हैं उससे कितने युवा सहमत हैं अभी, विशेषकर खेल के संदर्भ में। तो चलिए, ये भी बहुत अच्छा है कि आज आपने। और मुझे तो लगता है खेल आप लोग जर्नलिज्म से होते हुए देश के विभिन्न कोनों से बैठ के और इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पूरे ग्रुप में खेल को मतलब डायरेक्ट छोड़कर आप सभी अगर खेल के बारे में बात कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी जीत कुछ नहीं। और हम देखिए, फिलोसॉफी की टीचर है रोजी जी, और कहा झारखंड से अपना अनुभव, धोनी का क्षेत्र, तो ये अपने आप में एक मुझे लगता है कि एक इमोशनल कहीं ना कहीं जुड़ाव बदलाव अपने आप आया महसूस है। होता है। अब वो स्थिति नहीं रही है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब तो हर कोई खिलाना भी चाह रहा है, मेडल भी चाह रहा है, फिट भी रहना चाह रहा है, फिगर में भी रहना चाह रहा है। आज तो खेल का प्रभाव दिख रहा है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी ओर से भी बहुत बहुत आभार। प्रीति जी ने आज बहुत ही व्यस्ततम इनका दिन रहा, चूंकि इन्हीं का दिन था आज खेलों से जुड़ा हुआ। आप सभी ने जिस तरह से इस हस्तक्षेप किया चर्चा में, बहुत बहुत आभार। और आगे जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, एपिसोड्स हैं, उनके बारे में यथासमय आपको सूचना दे दी जाएगी। जिन पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट अभी जनरेट नहीं हुए, 5-7-10 मिनट ये विंडो खुली है,
और प्रियंका जी उसे कोऑर्डिनेट करेंगी। जिन मित्रों को मिल गए हैं उनके थैंक्स के मैसेज आ ही गए हैं।